वॉइस आ रही है बेटा सबको? एक सेकंड। वॉइस आ रही है बेटा सबको? सीमा, रिंकू, किरण। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पिछली क्लास में हमारा हुआ था, सबको क्लियर? किसी को डाउट है उसमें? नो सर। ठीक है बेटा, आगे पढ़े हम। आज आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा? ईजमेंट। और जो थर्ड बुक है हमारी कौन सी? एविडेंस लॉ। वो आज हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो बेसिकली ईजमेंट आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको क्या क्या करना है? वॉइस बेटा मेरी गूंज तो नहीं रही है ना सीमा आपको? नो सर। रिंकू, किरण, आपको बेटा वॉइस आ रही है? हाँ सर, सब सही है सर। क्लियर है ना बेटा? वॉइस गूंज तो नहीं रही है ना मेरी कहीं से? नहीं सर। अब देखो, पिछली क्लास में रिंकू हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किया था। कुछ आइडिया बेटा क्या क्या टॉपिक कवर किए थे हमने? सर पिछली में तो मैं बहुत लेट आया था सर। कोई नहीं बेटा। किरण, आप तो डेली हर क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपको याद है क्या क्या किया था हमने पिछली क्लास में? वॉइस आ रही है किरण? हाँ जी, आ रही है। क्या क्या किया था बेटा? आइडिया है कुछ? क्या क्या किया था सीमा हमने पिछली क्लास में? कुछ आइडिया है बेटा आपको? बताओ बेटा सीमा, पिछली क्लास में क्या क्या था? डॉक्ट्रिन किए थे, लाइसेंस, मोर्टगेज, सेल। हाँ ठीक जी है ना? सर, ये सब किया था। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल, हाँ जी। जैसे आपकी बेटा संडे क्लास होती है तो सैटरडे क्लास रिवीजन के लिए रख लिया करो। 1 घंटा ही तो ओके निकालना सर। है बस, मुश्किल से आधा घंटा। हाँ जी ऐसे हाँ जी। कैसे होगा सिलेबस? आप खुद सोचो। अभी मैं आपको एविडेंस लॉ दिखाऊंगा। एविडेंस लॉ इतना कठिन है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना? तो बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे ना, उनको कहीं ना कहीं लॉस होगा। उनकी बैक फिर से आने वाली है, और बैक काफी आएगी अच्छे से ये सेकंड ईयर में, क्योंकि बच्चे क्लास ले नहीं रहे। सबको लग रहा है भाई हमें सब कुछ आता है। ऐसा होता है? होगा नहीं बेटा उधर। ठीक है ना? देखो, अब वो आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम ईजमेंट अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना? ईजमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ईजमेंट की मीनिंग क्या होती है, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, एसेंशियल्स के बाद इसके व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ईजमेंट। ठीक है ना? तो बेटा एक बेसिक पीडीएफ से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? बेसिक के बाद थोड़ा एडवांस चलेंगे। ठीक है? स्टार्ट करें बेटा टॉपिक हम अपना। बताओ बेटा सीमा, किरण, वॉइस आ रही है सबको? यस सर। ये बेटा मैंने थोड़ा सा हेल्प ली थी। ठीक है ना? पहले ईजमेंट के बारे में, ये थोड़ा इजी लैंग्वेज है। ठीक है ना? इजी से मैं आगे थोड़ा एडवांस में चलेंगे। देवेंद्र, वॉइस आ रही है आपको? सर गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। देखो आज की जो क्लास करेंगे हम बेसिकली, उसमें क्या क्या होगा देखो आप। मैं आपको आज पीडीएफ करेंगे कंप्लीट, छोटा सा बेटा। ये बेसिक है ईजमेंट के लिए। ठीक है ना? इसके बाद देखो आप, आपके पास से पहुंच गया था बेटा सबके पास ईजमेंट के नोट? सर आज भेजा उन्होंने सर, कोई मतलब नहीं आज भेजने का। उनको आपने पहले ही भेजा था या दिया था तो हम लोग पढ़े होते, प्रिंट निकाले होते। कोई नहीं बेटा, आज इजी उसमें करेंगे, हो जाएगा क्लियर। ठीक है ना? ईजमेंट में देखो टाइप्स ऑफ ईजमेंट करेंगे। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ ईजमेंट के बाद ईजमेंट कैसे खत्म की जाती है, उसका एक्विजिशन ईजमेंट को कैसे लिया जाता है, एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट मतलब ईजमेंट कब खत्म की जा सकती है, टर्मिनेशन ऑफ ईजमेंट जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। इसके बाद सस्पेंशन, फिर रिवाइवल, इसको दोबारा से अगर स्टार्ट करना है। फिर लाइसेंस और ईजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना? तो ये सारे टॉपिक आज कवर करेंगे हम। साथ में हम क्या करेंगे देखो आप,
साथ में देवेंद्र, एक मिनट देखना बेटा आप। हाँ ये मैंने निकाले थे। हाँ ये जो आपके सेकंड ईयर के बेटा मैं भेज दूंगा, ठीक है सीमा। प्रैक्टिस के लिए जो आपके बुक के हुए हैं ना, अभी लास्ट में 15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट में शो करके क्वेश्चन बैंक सेंड कर दूंगा। और क्या था, ईजमेंट हो गया, प्रॉपर्टी। हाँ ये लॉ ऑफ ईजमेंट, ये इंडियन एविडेंस का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जो थर्ड बुक मुझे करानी थी देवेंद्र, ये थोड़ा बड़ा बेटा है, 58 पेजेस का है, ठीक है ना। टोटल बेटा आपका जो एविडेंस है वो 200-300 पेजेस में आता है, पर इसको मैंने काफी शॉर्ट में किया है, 58 पेजेस में किया है, ठीक है ना। कि हमें बेसिक लैंग्वेज होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या है, ठीक है ना बेटा। आप स्टार्ट करें आज का टॉपिक हमारा। हम सेकंड बुक में थे, सेकंड बुक में देखो, सेकंड बुक में हमने क्या किया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद क्या आता है बेटा, ईजमेंट आता है। अब ये ईजमेंट कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। ये थोड़ा इजी है, ठीक है ना देवेंद्र, ये मैंने हेल्प लिया है थोड़ा सा यूट्यूब से, और ये काफी इजी लैंग्वेज है। इसके बाद थोड़ा एडवांस चलेंगे हम। देखो ईजमेंट कहने का मत, वॉइस आ रही है ना सबको मेरी? हाँ सर, आ रही है। देवेंद्र स्टार्ट करूँ ना बेटा मैं? हाँ सर, करिए सर। देखो ईजमेंट कहने का मतलब क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म। ईजमेंट सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, और ईजमेंट आपके एडवोकेसी में आएगा ही जब आप प्रैक्टिसिंग होंगे। तो देखो ईजमेंट कहने का मतलब क्या है, जैसे दो दो पार्टीज होती है। कौन सी होती है दो पार्टीज? एक डोरमेंट और एक सर्वियंट, ठीक है ना। डोरमेंट और सर्वियंट क्या होता है, एक मिनट दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ, डोमिनेंट एंड, पहले बेसिक समझ लो, डोमिनेंट एंड सर्वियंट क्या होता है। डोमिनेंट क्या होता है, जैसे कि मेरा घर, ठीक है ना। अब मेरे घर के पास, देखते जाओ आप, डोमिनेंट यानी कि मेरे घर के पास किसका घर है, देवेंद्र का घर है, ठीक है ना बेटा। आपका एग्जांपल ले रहा हूं। तो देवेंद्र को अपने घर से गुजर के मेरे घर पे आना है, ठीक है ना। कहने का मतलब है देवेंद्र को अगर मेरे घर तक आना है, तो किसी लैंड को यानी किसी प्रॉपर्टी को पास करके मेरे घर तक आना पड़ेगा। इसको मैं एक डायग्राम से पहले शो कर देता हूँ, फिर और अच्छे से आएगा। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ना आपके लिए, स्टार्टिंग में पढ़ा है आपने। ये देखो ध्यान से समझना। अब इसमें डोमिनेट दिखाई दे रहा है बेटा, डोमिनेट कौन है, ऑनर, ठीक है ना। अब ऑनर को क्या है, एक रास्ते से अपने घर में आना है। तो रास्ते से जब वो घर में आ रहा है, सड़क में आ रहा है, तो नोटिस करो आप, जब वो रास्ते से घर में आ रहा है, ठीक है ना, तो आते हुए सर्वेंट, सर्वेंट यानी किसी और की प्रॉपर्टी से गुजरेगा। कहने का मतलब है जैसे मैं एक गली में रहता हूँ, ठीक है ना। अब गली से मैं घर में आता हूँ, अपने घर में आता हूँ, तो कितने सारे लोगों के घरों को पास करते हुए आऊंगा। आए ना बेटा समझ में? अरे सिंपल, आप एक गली को पास करते हो, गली में मूव करते हो, तो अपने घर तक आने के लिए आपको कितने घरों को पास करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो जितने घरों को पास करना पड़ रहा है वो क्या हो गए, अनदर पर्सन हो गए सर्वेंट, और डोमिनेंट कौन हो गया, ओनर, यानी कि मेरा घर। यहां तक क्लियर आया बेटा इजमेंट? जो मैं पास कर इसमें रहा इसमें हूँ, इजमेंट का मुद्दा क्या हुआ सर? वो उसको पास ईजमेंट, करके आ रहा हाँ है। मैं बता रहा हूँ, बता इजमेंट रहा हूँ, इसमें बता क्या रहा हम समझेंगे? हूँ। इजमेंट क्या हुआ ईजमेंट, इसमें? ईजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी और की प्रॉपर्टी को यूज करना, ठीक है ना। किसी और की प्रॉपर्टी, जैसे जो दूसरे घर है, दूसरे घर की प्रॉपर्टी को हम पास कर रहे हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हुए अपने घर में आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका कोई म्यूचुअल डेफिनेशन। अंडरस्टैंडिंग होगी ना इसका मतलब सर? इसका मतलब कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया डोमिनेट के लिए और हम्म सर्वेंट के बीच में, कि मतलब हाँ आप इधर से गुजर सर मेरे सकते हैं। ख्याल से अगर रास्ता नहीं है और हम्म उसको अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंचना है, तो हम्म ईजमेंट का राइट होगा कि सर्विएंट को अपना रास्ता देना पड़ता होगा अपनी लैंड में। देना पड़ता है। देखो इसमें बेसिक सर इसकी सर इस डेफिनेशन, हाँ। सर इसको मैं समझूं ना सर, जैसे खेत होते हैं सर, खेतों में हाँ ऐसा वेरी गुड, लागू होता है। वेरी खेतों गुड में क्या खेल। है कि खेत जो है एक दूसरे के बगल में सटे होते हैं, कोई रास्ता होता नहीं है। तो खेत हम्म में जो मेड़ियां बनी होती है उसको एक दूसरे का खेत पार करके लोग अपने खेत में जाते हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है। मेरे ख्याल से वहां इजमेंट का वही, फार्मूला हाँ अच्छे से वेरी गुड, लागू होता होगा। वेरी गुड। और जैसे एक पर्टिकुलर, ठीक है ना, पर्टिकुलर इजमेंट आता है कि हम किसी की मरी हुई बॉडी, डेड बॉडी को जमीन में गाड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जमीन बरीड पर्सन को हम डेड बॉडी को जमीन में गाड़ रहे हैं ना, जमीन में डाल रहे हैं,
वो एक तरह से ईजमेंट का राइट है। सन लेना, वाटर वाटर को यूज करना, ठीक है ना, वाटर हो गया, सन की रोशनी को लेना अपने घर में, सब ईजमेंट है, ठीक है ना। इसके कुछ राइट अभी पढ़ेंगे। तो इसमें देखो बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है बेटा, ईजमेंट आपका लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब प्रिविलेज, कन्वीनियंस या कंफर्ट है। कहने का मतलब है एक पर्सन के पास राइट अपनी प्रॉपर्टी को यूज करना किसी और पर्सन से फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे एग्जांपल अभी देवेंद्र ने हमें बताया कि जैसे आपका खेत है, ठीक है ना, अब एक खेत से दूसरे खेत में आप जा रहे हो, तो जो दूसरे खेत में जा रहे हो, पहले खेत को आपने पास किया, तो पहले खेत की प्रॉपर्टी को आपने यूज किया। कहने का मतलब है कि इट इज अ राइट ऑफ ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है ऑनर का एक अधिकार है कि प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा किसी और पर्सन के प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है ना, आ गया ना सब। जैसे एक रास्ता है बेटा, एक रास्ता है, जैसे गली नंबर 1 है, गली नंबर 1 में मुझे जाना है। अब उसने एड्रेस दे दिया मुझे, मेरे को इस घर में जाना है, वो गली, पूरे गली में वो जो घर है वो आखिरी में घर है। तो मैं क्या करूंगा, जो पिछले पिछले 10 घर है, उन पिछले 10 घर को पास करते हुए तो जाऊंगा आखिरी घर में। तो जो आखिरी घर में जा रहा हूँ, जो पिछले 10 घर को पास किया, वो एंजॉय किया एक तरह से, ठीक है ना, विदाउट विदाउट हार्मिंग, हार्म ना पहुंचाते हुए, विदाउट हार्मिंग अनदर प्रॉपर्टी। मैंने पिछले 10 घर को पास किया, उसको क्या बोलेंगे, ईजमेंट बोलेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चले हम। किसी को डाउट आया ईजमेंट में? ईजमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, एक अधिकार है ओनर का कि प्रॉपर्टी को यूज करेगा अपनी विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन प्रॉपर्टी। आगे समझ में बेटा, आगे चले हम। बताओ बेटा देविंदर, सीमा, भगवती, यस आगे सर। चले। हाँ सर, चलिए सर, चलिए आगे सर। अब इसमें बेटा देखो, तो 1 मिनट में एग्जांपल, हाँ देखो एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि आप राइट ऑफ वे फॉर पेडिशन और मोटर व्हीकल्स, ठीक है, जो पैदल चलते हैं, पैदल यानी कि ट्रैफिक लाइट को पास करते हुए पेडिशन के लिए अलग से एक रूट बनाया जाता है, ठीक है ना। जो पेडिशन के लिए रूट बनाया गया यानी कि पैदल चलने के लिए, तो जो पैदल चल रहे हैं वो रास्ते को पार कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके पास कौन सा अधिकार आ गया, राइट ऑफ ईजमेंट। इसके बाद राइट टू टेक वाटर फ्रॉम अ वेल और स्प्रिंग। कहने का मतलब आप कुएं से पानी भरते हैं, तो कुएं से जो पानी भरते हैं उसको किस अधिकार में डाला जाता है, ईजमेंट में। राइट ऑफ इरिगेशन यानी कि खेतों में जो पानी डालते हैं उसको क्या बोला जाता है, राइट ऑफ इरिगेशन। मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मेरे घर में हवा आ रही है, खिड़की खोल दी, छत से मेरे को धूप आ रही है, कपड़े सूख रहे हैं, तो ये मेरे पास कौन सा अधिकार है, मेरे पास ईजमेंट का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद देखो आप, राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड। सपोर्ट ऑफ लैंड कहने का मतलब है कि आपका जो घर है, घर के साथ जो सड़क जुड़ी है, सड़क क्या एक तरह का लैंड है, तो जो लैंड जुड़ी है आपके घर के साथ उसको क्या बोला जाएगा, राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड। उसी लैंड के थ्रू आप अपने घर में एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ एग्जाम्पल इजमेंट के लिए जिसमें प्रॉपर्टी का एक अधिकार, ठीक है ना, कि अपने नेबर के लैंड का एक्सेस करते हुए, नेबर के लैंड को पार करते हुए अपने घर में आएगा, ठीक है ना। और दूसरा कि उसके पास एक अधिकार है कि वो सीवर लाइन को भी पार कर सकते, मतलब जो सीवर नहीं होती इसमें बता रखा है, और ही हैज अ राइट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू रन अ सीवर लाइन अक्रॉस अ स्ट्रिप ऑफ ओनर्स लैंड विच इज फ्रिक्वेंटली कॉल्ड अ राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे आ गया ना समझ में, राइट ऑफ वे क्या है, ये 1 मिनट बेटा मैं समझा देता हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, डोमिनेंट और सर्वेंट अभी हमने किया, राइट ऑफ वे ये है। राइट ऑफ वे देखो मैं एक डायग्राम से दिखाया है कि याद रहेगा। राइट ऑफ वे यानी कि पार करना, ठीक है ना। अब डोमिनेंट कौन होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, डोमिनेंट इज अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डोमिनेंट कौन है, ऑनर। और सेवरेन कौन है, अदर पर्सन है, ठीक है ना। जैसे मुझे अपने घर में जाना है, तो मैं पिछले 10 घरों को जो पार कर रहा हूँ, जो पिछले 10 घर है वो सेवरेंट हो गए, और मेरा घर क्या हो गया, डोमिनेट हो गया। यहां तक क्लियर? तो राइट ऑफ वे इजमेंट क्या होता है बेसिकली, कि डोमिनेंट को अपने डोमिनेंट प्रॉपर्टी में जाना है, तो वो सेवरेंट प्रॉपर्टी को पार करेगा। यहां तक क्लियर है बेटा, डाउट है किसी को? रिंकू, किरण, डाउट है?
बोलो बेटा, कोई भगवती डाउट डाउट। नहीं जी। अच्छा सीमा, बताना बेटा, डोमिनेट कौन होते हैं? हु इज द डोमिनेट पर्सन इन ईजमेंट? देविंदर, कौन होते हैं डोमिनेट बेटा? हु इज डोमिनेट इन द ईजमेंट? सर जो ऑनर है, जो फैसिलिटी लेता है ना सर, वो वेरी डोमिनेट गुड, होता है सर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। भगवती, वॉइस आ रही है आपको? सर डोमिनेंट और हम्म। सर्विएंट दोनों ही ऑनर हो सकते हैं, और जो पर डोमिनेंट है ऑनर, जिसके हाँ रास्ता हाँ, नहीं है जिसके पास, उसे हम्म, सर्विएंट से रास्ता लेना पड़ता है। करेक्ट है। कहीं समहाउ रिलेटेड जा रहे हो आप, और एक अच्छे से एग्जांपल देना चाहो? सर्वरेंट कौन हो जैसे गया? अनदर प्रॉपर्टी का ओनर, ठीक है ना। और डोमिनेट हाँ कौन है? जी एक्चुअल ओनर। डोमिनेंट, हाँ जी डोमिनेंट के पास रास्ता नहीं है अपनी प्रॉपर्टी तक आने का, तो हम्म, सर्विएंट सर्व करता है उसको रास्ता। वेरी गुड, करेक्ट एग्जांपल से समझाया आपने, थैंक यू ठीक है सर। ना। भगवती, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। बताओ बेटा, डोमिनेट कौन होता है? हु इज द डोमिनेंट इन द इजमेंट? सर डोमिनेटर वो होता है जिसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैम ने बताया ना। हम्म। एंड हु इज द वही, सर्वेंट इन द इजमेंट एक्ट? जो उनको रास्ता देता है उनकी प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए। तो सर्वेंट को क्या हम अनदर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? अनदर ओनर प्रॉपर्टी। हाँ, बोल सकते हैं। करेक्ट है बेटा। और राइट ऑफ वे क्या होता है? व्हाट इज द राइट ऑफ वे? बताओ बेटा भगवती। बोलो बेटा। राइट ऑफ वे होता है पासिंग, ठीक है ना। जो डोमिनेंट है सर्वेंट की प्रॉपर्टी को पास करेगा। एग्जाम्पल आ गया बेटा इजमेंट, किसी को डाउट है? रिंकू, इजमेंट के एग्जाम्पल बताएंगे आप? बताओ बेटा रिंकू, इजमेंट के एग्जाम्पल क्या देना चाहोगे आप? सर जैसे मतलब मेरे को हम्म, किसी के घर जाना है, हाँ, वेरी गुड। और तो अब गली का यूज करते हुए जाऊंगा उसके घर पे, वेरी गुड, करेक्ट बता रहे हो। और तो जिस रास्ते इरिगेशन, को। हाँ, जैसे अगर ये रिंकू, मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, जैसे मेरे को किसी के खेत में पहुंचना है, तो मैं हम्म। दूसरे बंदे के खेत को पार करूंगा, तो क्या ये हाँ इजमेंट सर, में आएगा? उसकी मड़ी को पार करते हुए जाओगे आप। हाँ, वेरी गुड। तो आप बेटा ऐसे भी कह सकते हो रिंकू कि हम कुएं से पानी भरते हैं, ईजमेंट है। हम्म। इरिगेशन, खेतों में पानी डालते हैं, ईजमेंट है। रोशनी और हवा को लेते हैं, ईजमेंट है, ठीक है ना। हम्म। पैदल चलते हैं सड़क में, वो क्या, ईजमेंट है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। हाँ जी। इसके ईजमेंट बहुत इजी टॉपिक है बेटा, बहुत ज्यादा। अब देखो, पार्टीज ऑफ ईजमेंट कौन है, ठीक है ना। जिसके पास प्रिविलेज है, प्रिविलेज यानी कि यूज करने का। अब यूज क्या करेगा? अपनी प्रॉपर्टी को यूज करेगा। तो डोमिनेट को सिंपल ऑनर कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास ये नोट्स आ जाएंगे, अभी भिजवा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो डोमिनेट को आप ओनर कर देना बेटा, ठीक है ना। डॉम जब नोट्स का प्रिंट निकलवा लिया करो जो मैं देता हूँ, ठीक है ना। आप आगे चल के कोई भी जुडिशियल एग्जाम दोगे तो हेल्पफुल रहेंगे। जो आप बेटा अभी पढ़ाई कर रहे हो ना रिंकू, सब सुन लो ध्यान से। ये आगे चल के हेल्पफुल आएगा ही आएगा आपके, कहीं ना कहीं। ये मत सोचना कि कहीं पे भी नहीं आएगा। तो डोमिनेंट बेसिकली क्या होता है? जो प्रॉपर्टी को यूज करता है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअल ओनर। सर्विएंट कौन होता है? सर्विएंट बेसिकली जिसकी प्रॉपर्टी को हम, मतलब पास करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी से, यानी कि अनदर पर्सन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डोमिनेट कौन है? ओनर प्रॉपर्टी, एक्चुअल एक्चुअल ओनर प्रॉपर्टी। और सेवरेंट कौन है? अनदर पर्सन प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा? आगे चले हम। देवेंद्र, क्लियर है? आगे चले हम, बताओ। हाँ सर, चलिए। इजी लग रहा है ना? ये टॉपिक कठिन नहीं है इतना। अब इसमें देखो, ये मैंने जानबूझ के देवेंद्र ये थोड़ा यूज किया है, ये थोड़ा उसका है, यूट्यूब का है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ी इजी लैंग्वेज है। पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दूं, फिर एडवांस में चलूंगा इजमेंट में, ठीक है ना। अब देखो इसमें टर्म क्या क्या यूज किया गया है। डोमिनेट हेरिटेज, डोमिनेट हेरिटेज, डोमिनेट ओनर, सर्विलेंट हेरिटेज और सर्विलेंट ओनर। अब हेरिटेज क्या होता है? प्रॉपर्टी,
ठीक है ना। आपके जब पास जो नोट्स पहुंच जाएंगे तो हेरिटेज को लिख देना प्रॉपर्टी। तो डोमिनेट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो जिसमें डोमिनेट रहता है, ठीक है ना। डोमिनेट ओनर कौन होता है, ध्यान से समझेंगे। डोमिनेट ओनर कौन है, जिसके पास जो प्रॉपर्टी का ओनर एक्चुअल ओनर है, जिसके पास डोमिनेट हेरिटेज। सर्विलेंट हेरिटेज कौन है, पर्सन, वो अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जिस प्रॉपर्टी लैंड पे लाइबिलिटी को इम्पोज किया जा रहा है। इसके बाद देखो सेवरेंट ओनर कौन है, जो अनदर पर्सन प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है ना, जिसपे राइट ऑफ ईजमेंट यूज किया जाता है। यहां तक टर्म समझ में आया बेटा, चार टर्म। किसी को डाउट है? एक बार फिर से बताइए। बेटा देखो चार टर्म यूज किया गया, डोमिनेट हेरिटेज, डोमिनेट ओनर, सर्विलेंट हेरिटेज और सर्विलेंट ओनर। बेसिकली डोमिनेट हेरिटेज क्या होता है, जिसपे आपकी प्रॉपर्टी, जिस जिस प्रॉपर्टी को आप इंजॉय करते हैं, यानी कि ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहा है, खुद की प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी, उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेट हेरिटेज। डोमिनेट ओनर कौन होता है, एक्चुअल ओनर, जो खुद की प्रॉपर्टी का ही मालिक है, उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेट ओनर। सर्विलेंट हेरिटेज कौन है, जिसके, जो सर्विलेंट हेरिटेज क्या है, दूसरे की प्रॉपर्टी को पास करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी में आएंगे ना। इसके बाद लास्ट आता है आपका सर्विलेंट ओनर। सर्विलेंट ओनर बेसिकली कौन होता है, जो दूसरे प्रॉपर्टी का मालिक है। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चले हम। किसी को डाउट है, आगे चले? बताओ बेटा देविंदर, सीमा, आगे चले हम। हाँ हाँ जी चलिए सर। सर। अब इसके बाद देखो आप, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं ईजमेंट में। सबसे पहले एक डोमिनेट और सर्वेंट हेरिटेज होनी चाहिए, की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब देखो डोमिनेट और सर्वेंट हेरिटेज के बाद उनके जो ऑनर है, डोमिनेट का हो या सर्वेंट का हो, दोनों अलग अलग होने चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट कहता है प्रॉपर्टी को एंजॉय करना होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ, या फिर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, ठीक है ना। इसको समझते हैं एक एक करके। अब देखो डोमिनेट और सर्वेंट हेरिटेज कहना क्या चाहता है। बेसिकली आपके पास दो प्रॉपर्टी होगी ईजमेंट के अधिकार को यूज करने की, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी होगी जिसमें एक पर्सन मतलब रहता हो, मतलब यूज करना चाहता हो, और दूसरा कौन होगा, जो यूज करा रहा है प्रॉपर्टी, या जो खाली प्रॉपर्टी बची है, ठीक है ना। तो डोमिनेट हेरिटेज से समझेंगे जिस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है, किसमें, ईजमेंट के अंदर। और सर्विएंट सर्विएंट हेरिटेज क्या होता है, जो दूसरे की प्रॉपर्टी एक तरह से खाली पड़ी, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक्चुअल प्रॉपर्टी तक आते हैं। इसके बाद देखो आप सेपरेट ओनर। अब सेपरेट ओनर बेसिकली क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझेंगे हम। सेपरेट ओनर का मतलब होता है कि दो प्रॉपर्टी के दो ओनर होंगे, ठीक है ना। कभी भी ईजमेंट किसी एक प्रॉपर्टी पे बिलोंग नहीं करेगी, उस पे ईजमेंट नहीं लगेगा। जैसे कि दो खेतों को आप पार कर रहे हो और वो दो खेत सेम ओनर के हैं, तो उसमें आपका राइट ऑफ ईजमेंट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके प्रॉपर्टी के दो ओनर होंगे। दो ओनर में देखो, दो ओनर में कौन होंगे, एक तो ओनर डोमिनेट का होगा, हेरिटेज का, और एक दूसरा ओनर होगा सेवरेट हेरिटेज का। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चले हम। किसी को डाउट है इसमें? सर आप रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा ग्लिच आ गया था। बिल्कुल, कोई नहीं बेटा। देखो हमने एसेंशियल क्या था, ठीक है ना सीमा, यहाँ तक तो पढ़ लिया था बेटा हमने। डोमिनेट हेरिटेज, डोमिनेट ओनर, सर्वेंट हेरिटेज और सर्वेंट ओनर। इसके बाद ईजमेंट के कुछ एसेंशियल थे कि डोमिनेट और सर्वेंट हेरिटेज होने ही चाहिए, ऑनर आपके सेपरेट हो ही हो, ठीक है ना। बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो डोमिनेंट एंड सर्वेंट हेरिटेज, इसमें बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं इंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। इसमें जो राइट है वो एक पर्सन दूसरे के ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो डोमिनेट ओनर है, जो एक्चुअल ओनर है, डोमिनेट हेरिटेज का यूज करेगा। वहीं
दूसरा पॉइंट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो अनदर ऑनर है, ठीक है ना, अनदर प्रॉपर्टी ऑनर है, वो अनदर प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार देता है, मतलब उसको पास करने का। ठीक है ना बेटा। तो डोमिनेट एंड सर्वेंट हेरिटेज का मतलब यही है कि ईजमेंट कब अप्लाई होगा, कि जब आपके पास प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना। कैसे, जैसे कि एक रास्ता है, रास्ते में आपका खुद का घर है, तो अपने घर तक पहुंचने के लिए आप पिछले 10 घरों को पार करोगे। जो पिछले 10 घरों को पार किया उसे क्या बोला जाता है? ईजमेंट बोला जाता है। ठीक है ना, राइट ऑफ वे इन द ईजमेंट। आगे चले बेटा, किसी को डाउट है इसमें? इसके बाद आता है देखो सेपरेट ओनर। सेपरेट ओनर कहने का मतलब है कि डोमिनेंट एंड सर्वेंट के सेपरेट सेपरेट ओनर हो। ये जो आपकी हेरिटेज है, हेरिटेज के क्या होंगे? सेपरेट ओनर होंगे। ठीक है ना। अब ये जो सेपरेट ओनर होंगे कैसे होंगे, ध्यान से समझना आप। जो सेपरेट ओनर है, जैसे कि आपका डोमिनेट हेरिटेज है, एक्चुअल प्रॉपर्टीज का ओनर अलग होगा। वही सेवरेट का अब आपके खुद के मालिक, आप घर के खुद हो, दूसरों के घर के मालिक दूसरे होंगे, आप थोड़ी ना होंगे। तो इजमेंट का एसेंशियल क्या कहता है, अगर सेपरेट ओनर होंगे तभी आपका इजमेंट लगेगा। इसमें एक बात को समझाया गया, मान लो एक खेत है, ठीक है ना। अब वो जो खेत है, वो दो खेत है, दोनों के दोनों खेत एक पर्सन को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं उन दोनों खेत को पार करूंगा तो उस केस में मेरा ईजमेंट एक्ट नहीं अप्लाई होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कोई सी भी प्रॉपर्टी है वो या तो डोमिनेंट को बिलोंग करेगी या फिर सेवरेंट को बिलोंग करेगी, सेम दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते। अगर होंगे तो आपका इजमेंट अप्लाई नहीं होगा। आगे चलें बेटा, किसी को डाउट है? बताओ बेटा, सीमा देवेंद्र, आगे चलें। चलिए सर। अब देखो, बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बेनिफिशियल देयर शुड बी द इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्या है? इंजॉयमेंट होना चाहिए। अब जो डोमिनेंट ओनर है वो एक्सप्राइस और इम्प्लाइड इंजॉयमेंट करेगा। एक्सप्राइस यानी कि एक तरह से शो करके, ठीक है ना। एक्सप्रेस हमने बताया था पिछली क्लास में काफी, क्या एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्रेस बेसिकली कैसे होता है, रिटर्न या फिर ओरल फॉर्म में। वही आपका इम्प्लाइड कैसे होता है, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एक्ट ऑफ लॉ से। एक्ट ऑफ लॉ यानी कि क्या कहता है, इजमेंट आपको एक अधिकार देता है। तो आप उस अधिकारी से तो रास्ते को पार कर रहे हो, कुएं से पानी भर रहे हो, हवा और वाटर ले रहे हो, ठीक है ना, सन और एयर ले रहे हो। अब इसके बाद देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ईजमेंट क्या होता है। ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव ईजमेंट कहने का मतलब अब मेरा घर है, ठीक है ना। अब मुझे मेरे घर तक आने के लिए 10 घर को पार करना पड़ेगा गली में। तो जो मैं 10 घरों को पार करके अपने घर तक आ रहा हूँ, क्या है? पॉजिटिव ईजमेंट। सपोज कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मेरे गली के बाहर एक कंस्ट्रक्शन बोर्ड लग गया कि आपको घर तक जा, आपको घर, मतलब नो पर्सन अलाउड, नो कोई भी पर्सन इसमें अलाउ नहीं है। कोई नो पेडिस्ट्रियन अलाउ, यानी कि कोई पैदल पैदल जो चल रहा है वो भी अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो इस केस में एक ईजमेंट दे दिया गया कि ये जो ईजमेंट है नेगेटिव है, यानी कि एक रोक रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है पर्सन को टू डू समथिंग। ठीक है ना बेटा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है इजमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कहने का मतलब है आपके पास सिंपली राइट ऑफ वे इन इजमेंट है, ठीक है ना। राइट टू पास और राइट टू एंटर इन आवर होस इन आवर होम बाय मूविंग अनदर प्रॉपर्टी। ठीक है ना बेटा, यहां तक क्लियर? तो देखो, आप पॉजिटिव इजमेंट आपको समझ में आ गया, कोई आपके पास रोक नहीं है, आप आराम से इजिली जा सकते हो। वही नेगेटिव इजमेंट बेसिकली क्या करता है, आपको रीस्टेन कर रहा है। रीस्टेन कहने का मतलब है कि एक पर्सन को रोक रहा है घर से जाने के लिए। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चले हम। ठीक है ना। आपको रोका गया तो आप घर तक जा थोड़ी ना सकोगे, आप रुक जाओगे, फिर क्यों जाओगे? यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चले हम, किसी को डाउट है? बोलो बेटा, भगवती, देवेंद्र, सीमा।
हाँ जी सर। अब देखो इसके बाद आता है बेटा जो टॉपिक आपका वो है लाइसेंस और ईजमेंट। ये मैं कब करूंगा, लास्ट में करूंगा, अभी नहीं। ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, देखो आप यहाँ तक खत्म है। आपके पास पहुंच जाएगा पीडीएफ। अब आता है आपका, एक मिनट, हाँ ईजमेंट। ये भिजवा रखा होगा मैंने पिछली क्लास में। ठीक है ना। ये आपके एक्चुअल नोट है। ठीक है ना, एक्चुअल बेयर एक्ट के हैं। ठीक है ना। अब देखो लैंड मुझे पता है, ओनर कौन है, ओनर को डोमिनेट ओनर बोला जाएगा। वही जो लैंड है उसकी डोमिनेट हेरिटेज है। ठीक है ना। सेवरेंट ओनर हमने पढ़ लिया, सेवरेंट हेरिटेज भी पढ़ लिया था। इसका एक एग्जांपल है कि अगर ए का घर है, ए अपने घर से बी के लैंड में जा रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा, ईजमेंट बोला जाएगा। वहीं ए अपने ए का घर खुद का हाउस है और उसके पास एक राइट ऑफ वे दे रखा है कि वो अपने स्ट्रीम से, ठीक है ना, यानी कि एक एक घर के पास कोई कुआं है, कोई तालाब है, तो तालाब से पानी भर के बी के लैंड को पार करते हुए अपने घर तक आ रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, ईजमेंट बोला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे चले हम। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बताओ बेटा देवेंद्र, सीमा, इजी लग रहा है टॉपिक? बोलो बेटा रिंकू, करण, किरण, आगे चले हम। हाँ जी सर। डोमिनेट ओनर, डोमिनेट हेरिटेज, सेवरेंट ओनर, सेवरेंट हेरिटेज हमने पढ़ लिया। अब देखो इजमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल है। किसी के रास्ते को पार करना क्या है, राइट ऑफ वे। ठीक है ना। टू राइट टू नेल फ्रूट ट्रीज ऑन नेबर्स लैंड। ये नेल का मतलब क्या है बेटा, कोई बताएगा मुझे? बताओगे बेटा देवेंद्र, सीमा, नेल का मतलब क्या होगा? आई डोंट नो सर। बताओ बेटा देवेंद्र, राइट टू नेल फ्रूट ट्रीज ऑन नेबर्स लैंड। बताओ बेटा देवेंद्र, क्या होगा राइट टू नेल फ्रूट ट्रीज ऑन नेबर्स लैंड? मतलब थैंक यू मैम। नेबर के लैंड से आप ट्री से, ठीक है ना, नेबर का जो लैंड है उसमें कोई ट्री लगा है तो उससे आप फ्रूट को तोड़ सकते हो। ठीक है ना, नेल कहने का तोड़ना। इसके बाद आप रेन वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हो। ठीक है ना। आपका घर है, आपके घर में एक नाली बन रखी है, पाइप। पाइप के थ्रू आपका जो घर में बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको क्या कर सकते हो, आप सड़क पे फेंक सकते हो। सिंपल सी सर बात है। फ्रूट भी तोड़ सकता है? हाँ, फ्रूट तोड़ सकते हैं ना नेबर के लैंड से। ठीक है ना, अभी नील। मेरे पड़ोसी तोड़ ले जाते हैं। हाँ, यूं ही समझ लो बेटा। ठीक है ना। वो ईजमेंट अप्लाई हो रहा है इस पर। ठीक है रिकू। तो देखो आप ध्यान से समझना, आपके घर में बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, बारिश के पानी को आप निकालोगे कहीं ना कहीं बाहर। तो हमारे घरों में पाइपें लगी होती है, तो उस पाइप से क्या होता है, बारिश का पानी ऑटोमेटिकली सड़क में आ जाता है। तो जो सड़क में पानी आ रहा है वो क्या, आपका ईजमेंट है। ठीक है ना, आपके पास एक अधिकार है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो बेटा, डेड बॉडीज को गाड़ सकते हो, जैसे शमशान घाट होते हैं। ठीक है ना, इन घाटों में क्या होता है, बेसिकली पर्टिकुलर प्लेस बनाए जाते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को गाड़ा जाता है, बरीड किया जाता है या जलाया जाता है। ठीक है ना। आगे चले बेटा हम। किसी को डाउट है इसमें अब? बताओ बेटा, डाउट है किसी को? बताओ बेटा, सीमा, भगवती, देवेंद्र, डाउट है, आगे चलें? हाँ जी हाँ सर। सर चलिए। अब देखो इसके बाद आता है आपके एसेंशियल फीचर। एसेंशियल फीचर याद है ना बेटा, हमने क्या किए थे, एक तो डोमिनेट हेरिटेज, सेवरेंट हेरिटेज, सेपरेट ओनर। ठीक है ना। सेपरेट ओनर के बाद क्या था आपका, सेपरेट ओनर के बाद क्या था, किसी को आइडिया है, बताओ। को एक मिनट।
देखो एसेंशियल फीचर्स फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना। तो यही जो फीचर्स है ना, इसी को वही बोल रखा है एलिमेंट्स। ठीक है। तो देखो आप। सबसे पहला कहता है कि जो ओनर के पास एक अधिकार है कि उसके पास एक डोमिनेट हेरिटेज यानी कि एक लैंड डोमिनेंट का एक अधिकार है कि वो किसी भी लैंड को पास कर सकता है, लैंड को यानी कि सड़क को। इसके बाद कहता है राइट इन रिले एलिना। रिले एलिना का मतलब है कि इजमेंट एक अधिकार है कि उस सर्विएंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। पर ये एक इवेंट नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी में जाके रहेगा। ठीक है ना। पास कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हुए सड़क को पार करेगा, पर उसकी प्रॉपर्टी में जाके खुद नहीं रह सकता। ठीक है ना। इसके बाद देखो बेनिफिशियल टू डोमिनेट ओनर, कहने का मतलब है कि इंजॉयमेंट है, बेनिफिशियल इंजॉयमेंट है, यानी कि आपको एक इंजॉयमेंट दिया गया है, किसको? डोमिनेट को। अब डोमिनेट क्या करेगा? सड़क या फिर खेत को जो पार कर रहा है, उसमें क्या मिल रहा है उसको? बेनिफिशियल। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट बेसिकली क्या कहना चाहता है कि कोई भी प्रॉफिट अराइज हो रहा है, ठीक है ना, जो आपकी प्रॉपर्टी से अटैच है, तो ईजमेंट में आता है। कहने का मतलब है जैसे कि मेरा घर, अब मेरे घर में कोई पेट्रोल पंप निकल गया मेरे घर के नीचे से, या फिर घर के उधर कोई कुआं हो गया, तालाब बन गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसका जो प्रॉफिट आएगा उसका एक अधिकारी हो सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? आगे चले हम। बताओ। बताओ बेटा सीमा देवेंद्र। यस सर, चलिए। अब इसके बाद देखो इजमेंट क्लासिफाइड। ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस नाम से पता चल रहा है। कॉन्टिन्यूस कहने का मतलब है कि आप उसको यूज करते रहेंगे। ठीक है ना। देखो आप, जैसे कि कॉन्टिन्यूस कहने का मतलब है मेरे पास एक अधिकार है कि मैं अपने विंडो से लाइट को ले सकता हूँ। ठीक है ना। किसी की नेबर को परेशान ना करते हुए, यानी कि जो मेरा पड़ोसी है। अब बेटा सनलाइट और एयर तो सबके घरों में आ जाती है, उसमें हम किसी को परेशानी तो दे नहीं रहे। तो जो एयर और सनलाइट मुझे मिल रही है फ्रीली, ठीक है ना, वो क्या होता है? मेरा कंटिन्यूस ईजमेंट। इसके बाद देखो ड्रेनेज कहने का मतलब है कि ये अपने ड्रेनेज को अपने घर से दूसरे में भेज रहा है। किसके थ्रू? वाटर चैनल के थ्रू। अब ये वाटर चैनल कहने का मतलब क्या है? सेम बारिश का पानी। बारिश तो बेटा अब होती रहती है, रुकती तो है नहीं लाइफ में बारिश। तो जो बारिश है बेसिकली वो एक, अब बारिश हुई तो बारिश में मेरे घर में पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा होने के बाद वो पाइप के थ्रू कहाँ हो गया? सड़क पे चला गया। तो जो सड़क में जा रहा है बेसिकली वो क्या होगा? मेरा ड्रेनेज एक तरह से। ठीक है ना। तो इसे क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूस ईजमेंट। यहां तक क्लियर है? इसके बाद बेटा डिसकंटिन्यूस ईजमेंट आता है। बेसिकली ये क्या होता है? एक एक्ट नीड डिसकंटिन्यू, कहने का मतलब है कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं। कुछ समय के लिए होता है। जैसे एक राइट ऑफ वे दिया गया है ए के हाउस बी लैंड में, किसी के अधिकार को रोकना, स्टेयर को यूज करना, ओपन यार्ड में जाना, वाटर को वेल से लेना। कहने का मतलब है डिसकंटिन्यूस। जैसे मैं कुएं से पानी लेता हूँ, अब मेरे पर गांव के प्रधान ने कहा कि अब इस कुएं से कोई भी पानी नहीं लेगा, तो क्या हो गया बेटा? उस समय डिसकंटिन्यूड हो गया। जब तक यूज हो रहा था तब तक कंटिन्यू था, जब यूज नहीं हो रहा तब क्या होगा? डिसकंटिन्यू होगा। इसके बाद देखो आप कि मेरे मेरे को एक राइट दिया गया है कि मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर तक जाऊं, तो राइट टू यूज स्टेयर कास है। एक अधिकार दिया गया है कि मैं रुक सकता हूँ, रिफेन यानी कि रुकना। ठीक है ना। किसी गलत काम को करने से पहले रुक जाना। ठीक है। इसके बाद देखो आपका आता है अप्रेंट। और ये बेटा क्या है? ये टाइप्स है। ठीक है ना। इजमेंट क्लासिफाइड। अब देखो ध्यान से समझेंगे अप्रेंट और नॉन अप्रेंट इजमेंट। बेसिकली आपका अप्रेंट इजमेंट क्या होता है? देखो आप, अप्रेंट इजमेंट क्या होता है? जिसमें एक परमानेंट साइन दिया जाता है कि केयरफुली एग्जामिनेशन हो। ठीक है ना। इसको समझ सकते हैं बेटा, एक ड्रेन है, ठीक है ना, एक ही लैंड के बी तक,
और इसमें एक ओपन यार्ड में जा रहा है, ठीक है ना, तो ये अप्रेंट ओनली बाय इंस्पेक्शन हो सकता है। अब इसमें देखो आप, एक ड्रेनेज कहने का मतलब है मेरे वो नाले का पानी है, ठीक है ना, गंदा पानी, मेरे घर से गंदा पानी निकल रहा है, जैसे मैं कपड़े धोता हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, तो बर्तन कपड़े धोने के बाद जो गंदा पानी वो कहाँ जा रहा है, एक स्ट्रीम में जा रहा है, तालाब में जा रहा है। अब तालाब में जाके मेरे को डाउट हो रहा है भाई कि मैं तालाब से पानी लूं पीने के लिए कि ना लूं, जैसे गांव के लोग पानी पीते तालाब का। तो इस केस में एक एपरेंट ईजमेंट अप्लाई हो जाएगा कि मेरे को एक केयरफुली एग्जामिनेशन के बाद ईजमेंट को अप्लाई करना, ठीक है ना, कि जो मैं पानी पीऊंगा मेरे लिए बॉडी के लिए सही रहेगा भी कि नहीं रहेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? तो एपरेंट एपरेंट ईजमेंट कहने का मतलब है केयरफुली एग्जामिनेशन इन्वॉल्व व्हेन देयर इज अ यूजिंग ऑफ व्हेन देयर इज अ यूजिंग ऑफ ईजमेंट। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चले, नॉन अपरेंट करें, किसी को डाउट है इसमें? नॉन अपरेंट सेम होता है कि विजिबल नहीं है, इसकी इंस्पेक्शन की नहीं की जा सकती। अपरेंट इजमेंट कहने का मतलब है इंस्पेक्शन डन, ठीक है ना, केयरफुली एग्जामिनेशन। बट नॉन अपरेंट इजमेंट कहने का मतलब है कि परमानेंट साइन है और इसको देखा नहीं जा सकता, इसकी इंस्पेक्शन नहीं की जा सकती, ठीक है ना। कहने का मतलब है, अब जैसे कि मैं घर से बाहर जा रखा हूँ और मेरे प्रॉपर्टी ने पड़ोसी ने क्या करा, कोई पौधा लगा दिया, ठीक है ना, स्कूटी पार्क कर दी, गाड़ी पार्क कर दी मेरे जमीन में, या फिर क्या पता घर ही बना दिया भाई, मैं 3 साल 4 साल 4 साल के लिए अपने गांव में, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपकी इंस्पेक्शन तो हो नहीं रही है। अब इंस्पेक्शन नहीं हो रही तो क्या हो रहा है आपके लिए, वो नॉन अपरेंट ईजमेंट हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा? डाउट है भगवती रिंकू? आगे चले हम। बताओ बेटा, सीमा, डाउट है किसी को? नो सर। एक्टिव रहा करो यार बेटा, गिन के 4 5 फर्स्ट बैच जो फर्स्ट ईयर में लेता हूँ मैं क्लास, पूरी क्लास भरी होती है 15 बच्चों की, सारे बच्चे एक ही बार में जवाब देते हैं। पता नहीं सेकंड ईयर में क्या ही सोच रहे हैं बच्चे कि पास हो जाएंगे हम, पहले ही एडवोकेट बन गए। ऐसे नहीं होता बेटा लाइफ में, पढ़ाई जरूरी है, बात को समझो। आगे जब प्रैक्टिसिंग में जाओगे ना, अब तो ये सारी चीजें आएंगी। अब देखो, प्रॉफिट से प्रीडिनर का मतलब क्या है, ठीक है ना, एक डेफिनेशन है, बस समझना है ध्यान से हमें। देखो, कहने का मतलब प्रॉफिट है प्रेडिनियर, प्रेडियर यानी कि जैसे खेत है, ठीक है ना, बगिया। मैं ऐसे एग्जांपल से सब जाता हूँ, आप सब बेटा गांव तो जाते होगे अपने, तो गांव में बगिया होती होगी, ठीक है ना। बगिया में क्या होता है बेसिकली, यूपी के लैंग्वेज में बगिया बोला जाता है और मुझे आइडिया नहीं है। तो बगिया में बेसिकली आपका क्या होता है, पेड़ लगा दिए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। पेड़ हो गया, अब उस पेड़ से जो फ्रूट निकलता है, अब जैसे आम की बगिया लगा दी, ठीक है ना, तो जो आम की बगिया हुए सबके लिए क्या हो गए, प्रॉफिट। अब प्रीडन, प्रीडन का मतलब, कहने का मतलब है कि सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। अब जो आम की बगिया लगाई गई है, उस आम की बगिया से होगा क्या, कोई जाके उधर सो सकता है, छाँव मिलेगी, ठीक है ना। किसी को आम खाना है तो आम खा सकता है। इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल है इसी टॉपिक का, प्रॉफिट है प्रीडेन का, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, एक लैंड की सीडलिंग है, ठीक है ना। अब ये लैंड की सीडलिंग, पैडी की सीडलिंग कहने का मतलब है, पैडी पैडी सीडलिंग यानी कि छोटे छोटे पौधे लगाना, ठीक है ना। अब जैसे कि आप देखते होगे बेटा, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं तो सड़कों में क्या होता है, छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं। क्यों? जैसे आपका दिल्ली कैंट एरिया है, दिल्ली में, ठीक है, कनॉट प्लेस है, तो बेसिकली जो पौधे लगाए जाते हैं इनका पर्पस है क्या, जो पौधे लगाए गए हैं इन पौधों से क्या होता है कि आपकी जो प्लांट, जो एक तरह से अट्रैक्टिव व्यू देता है आपको, ठीक है ना। उन पौधों से क्या होता है, ग्रीनरी बनी रहती है, ठीक है ना, ग्रीन एटमॉस्फेयर बना रहता है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल लेंगे अगर इसी टॉपिक का, प्रॉफिट का, तो थर्ड एग्जांपल में क्या समझ सकते हैं हम, अनदर पर्सन के लैंड से
अर्थ को ले जा रहे, राइट टू टेक अर्थ, यानी कहने का मतलब है किसी के घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब उसी घर के कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, मिट्टी ली और मिट्टी ले जाके अपने घर में गाड़ दी, वो अपने घर में पौधों में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपकी तरफ से, एक तरह से प्रॉफिट है पर इंडियन। आगे चले बेटा, इसमें डाउट है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देखो, ये राइट टू फिशरी, फिशरी आप मतलब फिश को कभी भी निकाल सकते हो, मतलब फिश फिशिंग नहीं करते लोग। फ्रूट्स ले सकते हो, ट्रीज ले सकते हो, मैंगोस, ठीक है ना, राइट टू फ्रूट। इसके बाद देखो आप टाइप्स ऑफ ईजमेंट आता है टॉपिक, यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? आगे चले हम, टाइप ऑफ ईजमेंट पढ़ें, बताओ बेटा आगे चले। यस सर। देखो टाइप ऑफ ईजमेंट में बेसिकली आपका आता है ईजमेंट बाय नेसेसिटी। ईजमेंट बाय नेसेसिटी को सबसे पहले मैं एग्जांपल से ही करेंगे, ठीक है ना। आप भी कोई भी टॉपिक पढ़ा करिए आगे चल के, अब थर्ड ईयर में आपके कठिन आ जाएंगे टॉपिक, काफी डिफिकल्ट है, तो उनको एग्जांपल से समझेंगे ज्यादातर। एग्जाम्पल पहले करा करो, फिर लॉ लॉ की लैंग्वेज में आओ। देखो आप, ए क्या करता है, लैंड को बेच रहा है बी को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अब ये जो लैंड है, इसने क्या, ये जो लैंड है फिर दोबारा से बेच दिया गया सी को। अब ये जो क्या हो रहा है, ये जो लैंड है ये बस ए के लैंड को पास करते हुए जा रहा है, यानी कि इसमें सी के पास एक नेसेसिटी है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस का, ठीक है ना। व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनदर, if an easement in another immovable property of transfer is necessary for enjoyment the property transferred। कहने का मतलब है ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, जब हम एक प्रॉपर्टी को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने अपने लैंड को बेचा किसको, बी को, ठीक है ना, सेकंड पर्सन बी को बेच रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ईजमेंट इन्वॉल्व है वो ट्रांसफरर के लिए नेसेसिटी है, ठीक है ना। नेसेसिटी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है जैसे एग्जाम्पल में समझाया है कि ए ने लैंड को बेचा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है ना। अब बी क्या था, एक तरह से ब्रोकर था, अब उसने किसको बेच दिया, सी को। अब इसमें जो ए की लैंड की एक्सेसिबिलिटी है वो किसको चली जाएगी, सी के पास। अब सी के पास एक अधिकार आ जाएगा कि वो राइट ऑफ नेसेसिटी को अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल काफी सारे एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना। अब नेसेसिटी कहने का मतलब है, देखो तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, ए ने अपनी लैंड के लिए बी को कॉल किया कि वाटर मेरे लिए ले आओ, ठीक है ना। ए को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो उसने बी को बोला कि तुम मेरे लिए वाटर ले आओ। अब सी क्या, बायर, तो ए के एंजॉय प्रॉपर्टी, टू एंजॉय हिज हाउस द राइट ऑफ वे टू ब्रिंग वाटर इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो ए का एक पूरा अधिकार है लैंड बी पर, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि ए ओनर है हाउस का, उसने बी को बेच दी प्रॉपर्टी, एक फैक्ट्री। अब इसमें सी का एक, जिसके पास जाएगी सी, यानी कि सी के पास एक अधिकार रहेगा कि वो फैक्ट्री करे, एयर को पल्यूट कर सकता है जब नेसेसरी हो विद स्मोक एंड वेपर फ्रॉम फैक्ट्री। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं? किसी को डाउट है इस टॉपिक में? बताओ बेटा, डाउट है किसी को? नो सर। नहीं सर, चलिए। ठीक है ना, इसको एक बार पढ़ लेना नेसेसिटी का। इस नेसेसिटी में ये भी आता है, देखो आप, एक लीडिंग केसेस है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल दे रखा है, एक पार्टीशन हो रहा है, ए को ऊपर वाले कमरे का मालिक बना दिया गया, ठीक है ना, और बी क्या है, ओनर का है, मतलब बी उसके ऊपर रह रहा है, ठीक है। तो ए के पास, जैसे कहने का मतलब है, अब जैसे दो भाई हैं, ठीक है ना, दो भाई एक घर में रह रहे हैं, तो बड़े भाई नीचे रहता है, तो बड़े भाई को अगर छत में जाना है, तो छत में जाने की उसकी क्या एक नेसेसिटी है, कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े सुखाने के लिए जो छत में जा रहा है, तो सेकंड फ्लोर को तो पार करेगा ना बेटा। तो जो सेकंड फ्लोर को पार कर रहा है वो क्या होगा, ईजमेंट होगा,
इजमेंट ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है उसकी भाई? नेसेसिटी है कपड़े सुखाना। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? इसके बाद आता है बेटा कॉजी। देखो कॉजी ईजमेंट और पर्टिकुलर ईजमेंट थोड़ा सा कठिन है। अभी कॉजी ईजमेंट क्या कहता है, ठीक है ना? अब इसमें देखो, अगर कोई पर्सन अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है और वो ईजमेंट क्या आपका इंस्पेक्शन के लिए विजिबल है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ट्रांसफर ईजमेंट ले सकता है। कहने का मतलब है अपरेंट एंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? कॉन्टिन्यूअस को रोका नहीं जा सकता, जैसा हमने किया था। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। कॉन्टिन्यूअस का कहने का मतलब होता है कि हम एयर लाइट को ले सकते हैं, ठीक है ना? अपरेंट कहने का मतलब है केयरफुली एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद देखो आप क्वाजी इजमेंट में भी सेम आपका बेटा यही कह रहा है कि अगर मान लो कोई पार्टीशन हो रहा है, तो इजमेंट अगर आपका अपरेंट कॉन्टिन्यूस नेसेसिटी है तो क्या होगा? को पार्टनर के लिए, तो उस केस में वो भी, उसको भी इजमेंट मिलेगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो आप कि ए की प्रॉपर्टी बी के हाउस से अटैच है। अब ए क्या ले सकता है? लाइट और एयर को ले सकता है विंडो से, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाय हिज नेबर ए। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ईजमेंट, ठीक है ना? तो क्वाजी कहने का मतलब सिंपल यही है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस प्लस अपरेंट इज इक्वल्स टू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? क्वाजी इजमेंट आ गया ना? क्वाजी इजमेंट कहने का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस प्लस अपरेंट इजमेंट। बताओ बेटा, किसी को डाउट है इसमें? बोलो बेटा, डाउट है किसी को? नो सर। आगे चले हम। बताओ बेटा, आगे चले देवेंद्र। हाँ सर, चलिए। समझ में आ रहा है ना क्वाजी इजमेंट क्या है, नेसेसिटी इजमेंट क्या है? अब देखो, अब आता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट, ठीक है ना? अब प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट क्या होता है? बेसिकली है ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है ना? प्रिस्क्रिप्टिव नाम से ही पता चल रहा है। प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट कहने का मतलब है, ये आपका किस में आता है? सेक्शन 15 ऑफ इजमेंट विच प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट, ठीक है ना? एक तरह का एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। देखो इसमें जो बेसिकली आपका राइट है वो क्या होना चाहिए? डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना? आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो एक एग्रीमेंट के साथ ओनर के, अगर क्लेम है उसमें राइट का। अब इसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं? ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना? ये आता है एमसीक्यू में। पीस 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 से कर सकता हूँ ओपनली, यानी कि शांति से, ओपनली, एज अ राइट, एज एन ईजमेंट, ठीक है ना? अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 20 साल तक, ठीक है ना? प्रिस्क्रिप्शन कहने का मतलब है, गवर्नमेंट क्या कहती है आपसे कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर यूज करना चाहते हो तो कब तक यूज कर सकते हो? 20 साल तक, ठीक है ना? और कोई अगर गवर्नमेंट लैंड है तो कितने साल तक? 30 साल तक। ये एमसीक्यू में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा? आगे चले हम। 20 और 30 इयर्स का कॉन्सेप्ट आया प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट में समझ में? अब देखो ये 20 साल कंप्लीट कैसे होते हैं? ये एक पीरियड होता है 2 साल का, जैसे प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट अप्लाई होता है, ठीक है ना? इसमें देखो एंजॉयमेंट कब तक होती है? 20 सालों तक होती है प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट, जब तक फाइल और डिग्री ऑब्टेन हो रही है कोर्ट से। अब इसमें एक एग्जांपल इसको पढ़ना बेटा। एक बंदे ने, एक पर्सन ने हाउस को बिल्ड किया। बिल्ड करते समय वो देख रहा है कि उसको है ना सी की लैंड दिखाई देती है अपने विंडो से, और उसकी विंडो, उसकी जो सी ने प्रॉपर्टी को लैंड किया 1979 में। अब उसने क्या करा, जो हाउस है उसकी लाइट और एयर को कट कर दिया, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से समझना। ए ने प्रॉपर्टी को बिल्ड किया, ए ने हाउस को बिल्ड किया। ए के सामने कौन था? सी था। सी ने अपनी प्रॉपर्टी को कब बिल्ड किया? 1979। यानी कि देखो ध्यान से समझना,
19 साल का टाइम पीरियड हुआ ना बेटा, 1960 से 1979। अब 1960 से 1979 में 19 साल का टाइम पीरियड है। अब सी ने क्या करा, सी ने चालाकी दिखाई, सी ने क्या करा, अपनी विंडो से लाइट और एयर को खत्म कर दिया। तो भाई ए को अब लाइट एयर मिल नहीं रही है, तो उसने ऑब्जेक्शन दिखाया, फाइल केस किया 1983 में कि ऑब्जेक्शन को रिमूव करे। ठीक है ना। तो एक सूट को डिसमिस कर दिया गया, क्यों? क्योंकि 20 साल कंप्लीट नहीं हुए थे। कहने का मतलब है आपका जब 20 साल कंप्लीट होता है तभी इजमेंट उस पर अप्लाई होगा किसी भी प्रॉपर्टी पे। और जहां गवर्नमेंट होगा वहां पे कितना, 30 ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल कहता है, ए ने बी के ऊपर स्यू करा राइट ऑफ वे ऑब्स्ट्रक्ट करने का। और बी ने एडमिट करा ऑब्स्ट्रक्शन बट डिनाई कर रहा है राइट ऑफ वे को। तो ब्रीफ बी क्या प्रूव करता है कि उसने एक परमिशन लिया था 20 सालों का। अब इस सूट को डिसमिस कर दिया गया। जो एंजॉयमेंट है वो 20 सालों के लिए नहीं होता, वो लाइफ टाइम होता है। आ गया ना समझ में? बेसिकली आप ध्यान से समझना, आपसे टॉपिक बोलना क्या चाहता है। टॉपिक आपसे क्लियरली बोलना ये चाहता है कि ईजमेंट आपका कब अप्लाई होता है। ईजमेंट बेसिकली बेटा मेरा कब अप्लाई होगा, ईजमेंट मेरा अप्लाई होता है फ्रीली, यानी कि फ्रीली फॉर लाइफ टाइम। इसके बाद अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, मेरे को पीसली रहने नहीं दे रहा, ओपनली मैं यूज नहीं कर पा रहा, तो टाइम पीरियड कितना चाहिए होता है, 20 साल। ठीक है ना। यानी कि पिछले 20 सालों में मैंने अगर प्रॉपर्टी का यूज, ठीक है ना, पानी, हवा या एयर का यूज 20 सालों तक किया है, तो मैं ईसमेंट का अधिकारी हूं। और अगर 20 साल तक नहीं किया, 20 साल के बीच में इंटरप्शन आ गई, जैसे कि मैं एक तालाब से पानी भर रहा हूँ, अब तालाब से मेरे पास ये अधिकार तो मिल रखा है मुझे तालाब से पानी भरने का, ईजमेंट, पर तालाब में पानी में भर रहा हूँ 20 सालों तक, 20 सालों तक मैंने भरा, तो 20 सालों के बाद मैं उसको लाइफ टाइम यूज कर सकता हूँ। और 20 सालों के बीच में कोई गवर्नमेंट आई, तालाब को खाली करा दिया गया और उसमें कोई फैक्ट्री बना दी, तो जब फैक्ट्री बना दी उस तालाब में, तो उस तालाब में मैं क्या कर सकता हूँ, ईजमेंट अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 20 साल कंप्लीट नहीं हुए थे। ठीक है। उसके ऊपर कोर्ट केस एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? सब ये कुछ लॉ ऑफ टॉट जैसा नहीं लग रहा है। वही है बेटा। ठीक है ना, काफी हद तक वही है, पर लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमेजेस होता था, इसमें कोई डैमेजेस नहीं। अब आप कुछ कॉमन सेंस लगाओ बेटा, आज की तारीख में इवेंट पता ही किसको होता है। ठीक है ना, सब अपना यूज करते हैं। और कौन एयर और वाइट आपकी, आपसे देवेंद्र कौन दुश्मनी निकालेगा कि आपके घर के सामने एयर और लाइटिंग को बंद कर देगा, या इलेक्ट्रिसिटी की वायर काट देगा? कुछ सोचो ना, पुलिस आके उसको डंडे मारेगी, सिंपल सी बात है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे तो ऐसा लगता नहीं कुछ होता है, पर ये कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, तो बेटा हम छोड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। इसका थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक पर्सन है, उसको लाइट और एयर मिल रहा है एक विंडो से, डी के लैंड को फेस करते हैं। अब इसमें ध्यान देना, अब देखो ध्यान दोगे बेटा, डी के लैंड में वो फेस कब तक कर रहा है, 30 सालों तक। आ रहा है ना बेटा ये समझ में? अगर 20 साल से ज्यादा है तो मैं ईजमेंट का अधिकारी हूँ, ईजमेंट मैं यूज कर लूंगा, मेरे ऊपर जो कोर्ट केस होगा मैं उसका विजेता हो जाऊंगा। ठीक है ना, उस कोर्ट केस को विन कर लूंगा। बट 20 साल से कम है, 20 साल से कम है तो क्या होगा, ईजमेंट अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो पर्सन है वो अपने घर में एयर, लाइट और एयर को कब तक रिसीव कर रहा है, 30 सालों तक, एक विंडो से। ठीक है ना, डी के लैंड की प्रॉपर्टी को देखते हुए। कहने का मतलब है मैं अपने घर से, अब मेरे घर में जो पड़ोसी हूँ 50 साल से रह रहे हैं, समझो ऐसे बात को, तो 50 साल से तो मैं हवा और विंडो, अपनी विंडो से हवा एयर ले रहा हूँ ना, एयर और लाइट ले रहा हूँ। अब क्या कर दिया उसने, अपने डी ने हाउस को बिल्ड कर दिया 1982 में। ठीक है ना, डी का लैंड खाली था, उसमें क्या कर दिया, हाउस बिल्ड कर दिया। अब उस हाउस बिल्ड करने से क्या हुआ, एयर और लाइट पास नहीं हो पा रही मेरे घर तक। तो इस केस में ए क्या करेगा, एक फाइल कर देगा केस, बी क्या, गेस 1984 में, टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। कब तक, विद इन द 2 इयर्स। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो ए है वो जीत जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने एक कंडीशन को फुलफिल कर दिया। कहने का मतलब है आप तालाब के पानी को 20 साल तक यूज कर सकते हो,
20 साल के बाद आप उसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। और वहीं अगर 20 साल के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन हो गया, तालाब का पानी सूख गया, तो आप उसको आगे यूज नहीं कर पाओगे, कोर्ट उसमें आपको लायबल नहीं देगा, उसको बेनिफिशियरी नहीं मानेगा। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल वो सीमा, रिंकू, देविंदर, भगवती, क्लियर है बेटा यस सर। टॉपिक? अच्छे से सर आगे ना क्लियर। एमसीक्यू में कर लोगे। बताओ बेटा भगवती, एमसीक्यू में हो जाएगा ना ये टॉपिक? हाँ जी सर। इजी टॉपिक है सर बेटा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन देख लीजिए सर, थोड़ा इसका हाँ बेटा एक्सेप्शन। पक्का ये दिखाता हूँ। अब देखो एक राइट दिया गया है कि सेवरिन टेमनेट के हम कैन नॉट एक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना? अब इसमें देखो कोई प्रिस्क्रिप्शन अधिकार को एक्वायर नहीं कर सकते कि किसी के एरिया में हम लाइट एयर को ले सके, ठीक है ना? कहने का मतलब है ये जो 4 प्रिस्क्रिप्शन है, एक बार बेटा देवेंद्र आप इसको समझाओगे? बताओ बेटा देवेंद्र। सबसे पहला एक्सेप्शन कहता है ईजमेंट का कि आप सेवरेंट की जो प्रॉपर्टी है, सेवरेंट के हेरिटेज है, उसको यूज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप किसी, अब मैं जैसे गली का रास्ता है बेटा, ठीक है ना, तो मैं ये तो करूंगा नहीं अपने घर तक जाते जाते पिछले 10 घरों में बम को फेंकते हुए जाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो किसी के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, उसमें प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद सेकंड कहता है कोई प्रिस्क्रिप्टिव राइट अवेलेबल नहीं होगा, कब? अनडिफाइंड चैनल में, ठीक है ना? कहने का मतलब है मुझे तालाब से पानी लेना है, तो बेटा मैं ये भी नहीं करूंगा कि तालाब पूरा खाली कर दूं 20 साल तक यूज कर करके, ठीक है ना? तो ऐसे भी नहीं करना है, उसमें एक्सेप्शन आ जाती है। इसके बाद कह रहा है राइट टू अंडरग्राउंड वाटर चैनल, ये भी सेम वही कहता है विच आर अनडिफाइंड। हम हमारे पास एक अधिकार दिया तो गया है वाटर चैनल को यूज करने का, अंडरग्राउंड करने का, पर इतना अधिकार नहीं गया कि हम लाइफ टाइम उसको करते ही रहे, ठीक है ना? इसके बाद देखो फॉर ओवर हैंगिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ ओवर अनदर लैंड, अब मैं किसी और की प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, किसी और के लैंड में कुछ सामान को लगा नहीं सकता। जैसे कि आपके जैसे गवर्नमेंट, अब देखो जो जमीन खाली होती है किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। स्टेट कहा जाता है उसे, ठीक है ना? लॉ के टर्म में स्टेट होता है, ये पढ़ोगे आप 3rd ईयर में। तो स्टेट बेसिकली क्या होता है? जिसका कोई लीगल वारिस नहीं होता, ठीक है ना? अब कोई लीगल वारिस नहीं है तो आप उस प्रॉपर्टी में कुछ भी ब्रांच है, ओवर हैंगिंग कहने का मतलब है कोई सीडलिंग, पैडी पैडी सीडलिंग नहीं लगा सकते, कोई ट्री नहीं लगा सकते, कब तक? जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। यहां तक क्लियर है बेटा? हमने 2 ईजमेंट पढ़ लिए, 3 ईजमेंट, कौन कौन से? ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, क्वाजी ईजमेंट और प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट। अब आ रहा है कस्टमेरी ईजमेंट। बेसिकली कस्टमेरी ईजमेंट सबसे इजी टॉपिक है, ये लोकल कस्टम ने प्रोवाइड कर रखा है। कस्टमेरी ईजमेंट कहने का मतलब है कस्टम कहने का। अब बेटा कोई, मेरे दादाजी की डेथ हो गई, अब दादाजी की डेथ हो गई तो मेरे को उनको जलाने तो जाना ही पड़ेगा बेटा कहीं ना कहीं। तो ईजमेंट का अधिकार देता है मुझे, एक राइट ऑफ ईजमेंट है कस्टमरी इजमेंट। कस्टमरी इजमेंट यानी कि कुछ कस्टम के हिसाब से, ठीक है ना? अब कस्टम क्या कहता है? कोई भी बरीड पर्सन डेड बॉडी को बरीड करना है, जलाना है, तो जलाने के लिए कहाँ ले जाऊंगा उसे? घाट में ले जाऊंगा, शमशान घाट में। तो ये क्या आ जाएगा? कस्टमरी इजमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो देखो एक कस्टमरी इजमेंट स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, किसी रिलीजियस ऑब्जर्वेशन से रिलेट करता है, ठीक है ना? वाटर को यूज करना, राइट टू फेरी, ये सारे के सारे क्या है? कस्टमरी ईजमेंट। कस्टमरी ईजमेंट क्या होता है? जैसे कस्टमरी राइट ऑफ फिशरमैन टू फिश इन अ रिवर और सी। अब बेटा आपको अगर वो तालाब में जाके मछलियां पकड़नी है, ठीक है ना, तो आप मछली पकड़ सकते हैं, पर वहां अगर साइन बोर्ड नहीं लगा है कि जैसे कोई शार्क मिल गई, कोई शार्क है, कुछ है, ठीक है ना? अब ये तो है नहीं बेटा हम गंगा नदी में जाए और गंगा नदी में फिश को पकड़ना शुरू कर दे, तो ऐसा होता नहीं। जहां पे आपको गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है वहां जाके हम फिश को पकड़ सकते हैं। जो फिश को पकड़ते हैं तालाब में, सिर्फ क्या बोला जाता है? कस्टमर, यानी कि कस्टम के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है ना?
अब ये जो ईजमेंट होते हैं लोकल कस्टम से अराइज होते हैं, वेल एस्टेब्लिश होते हैं, किसी लोकेलिटी में एंजॉय करने के लिए भी होते हैं। जैसे कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल नोटिस देता है, ये भी एक कस्टम है। ठीक है ना बेटा, लोकल कस्टम अप्लाई होते हैं। अब इसको एग्जांपल से पढ़ते हैं हम। एक कल्टीवेटर, ठीक है ना। अब कल्टीवेटर कौन होते हैं बेसिकली? किसान कहने होते का हैं। हाँ, बताओ बेटा, कल्टीवेटर देवेंद्र कुछ बोल रहे थे आप। हाँ सर, किसान किसान जो खेती करता है, दैट इज कल्टीवेटर। तो खेती करता है वो, उसके पास एक ग्रेस इज कैटल। कैटल क्या होता है देवेंद्र, आप बताएंगे बेटा? जानवर जो पशु होते हैं। तो पशु को वो क्या क्या करता है, आपके खेत में चरवा सकता है जाके? नहीं सर, ऐसे तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये कोई मीडोज होता है जो पूरा खुला है, जिसमें किसी के भी हाँ जानवर वेरी चराए जा गुड। सकते हैं। ठीक है ना, तो उस केस में हो सकता है। उस केस में क्या है, जैसे कि आपके पास गाय और भैंस है। अब गाय भैंस को चरवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जगह जगह ले जाता हूँ या तालाब में नहलवाता हूँ उन्हें ले जाके। तो बेसिकली क्या आता है, कस्टमरी ईजमेंट में आता है। इसके बाद देखो आप, मैंने एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल दिया था कस्टमरी ईजमेंट का। क्या एग्जाम्पल होता है इसका? एग्जाम्पल होता है कोई पर्सन टाउन में रह रहा है, उसके पास एक अधिकार है कि वो पर्टिकुलर प्लेस में जाके अपनी डेड बॉडी को जलवा सकता है, अपनी किसी रिलेटिव डेड बॉडी को बरी कर सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलें, किसी को डाउट है? बताओ आप, किसी को डाउट है बेटा यहां तक? नहीं सर, चलिए। अब देखो, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट, ईजमेंट को कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली ईजमेंट में क्या होता है, ईजमेंट को टर्मिनेट कैसे किया जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ईजमेंट और एक्विजिशन, यही टॉपिक है, छोटा सा है, एक क्लास में खत्म हो जाता है। एक्सप्रेस ग्रांट कहने का मतलब है कैसे ग्रांट करा जा सकता है, अपनी इंटेंशन को देके स्टैम्प ड्यूटी पे करके। स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली 100 रुपए से ज्यादा की होती है, ठीक है ना, या 100 रुपए की होती है ज्यादातर। कैसे होगी, राइटिंग या फिर डुली रजिस्टर्ड। इसके बाद इम्प्लॉयड सर्कमस्टांसेस में कहने का मतलब है कि नेसेसिटी, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी एक ऐसी ईजमेंट है जिसमें प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जा सकता एट ऑल। एक पर्सन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है एंजॉय, तो ट्रांसफर इसमें ईजमेंट के लिए। देखो आप, इम्प्लॉयड सर्कमस्टांसेस के बारे में बता रखा है ईजमेंट का बेटा, वही सेम एग्जांपल बता रखा है, क्वाजी ईजमेंट हो गया, ठीक है ना। हाँ, इसमें यही दो बेटा है, ठीक है ना। इसमें देखो आप, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट में क्या आता है आपका, नेसेसिटी वाला, और कौन सा आ रहा है, क्वाजी ईजमेंट, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आता, ये आगे ना बेटा, ये एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? आगे चलूं मैं, किसी को डाउट है बेटा इस टॉपिक में? नो सर। अब देखो आप, इसको रीड कर लेना एक बार। अब आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट, ठीक है ना। कहने का मतलब है ईजमेंट को कब खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले आपका सेवरेंट ओनर राइट को डिसॉल्व करना। सेवरेंट कौन होता है, जिसकी प्रॉपर्टी को मैं पास करते हुए अपने घर तक जाता हूँ, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल से समझा रखा है कि जैसे कि ये 1960 में उसने अपने सुल्तानपुर बी को दिया 20 सालों के लिए। अब बी ने 1961 में एक ईजमेंट अप्लाई किया सी के फेवर में। 1980 में बी का इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है ना, 20 सालों के अंदर उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो इस केस में सी क्या होगा, एक्सटिंक्विश माना जाएगा, यानी कि सेवरेंट ओनर राइट कहने का मतलब है डिसोल्यूशन का। सिंपली आप बेटा यही समझो कि ग्रांटर क्या करता है, अपने राइट को सीज कर लेता है। वो सीज क्या करता है, उसके कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है ना। अब रीजंस में हम क्या क्या समझ सकते हैं कि जो सेवरेंट है, ठीक है ना, सेवरेंट ने कोई बैरियर लगा दिया, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है सड़क में, तालाब में मछलियां जानलेवा आ गई, तालाब दूषित हो गया, ठीक है ना। इसको हम जो, ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ सेवरेट ओनर राइट है, इसको हम कैसे मान सकते हैं, एपरेंट, एपरेंट ईजमेंट की तरह इक्वल मान सकते हैं, ठीक है ना। या फिर एपरेंट ईजमेंट आता है इसके अंदर, ठीक है ना।
इसके बाद आता है बेटा एक्सपायरी ऑफ टाइम और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक्सपायरी ऑफ टाइम और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कहने का मतलब है कोई इवेंट आपका लिमिटेड पीरियड के लिए एक्वायर्ड किया गया किसी कंडीशन के लिए, तो ये इवेंट आपकी कब कब खत्म होगी, जब टाइम आपका आपका एक्सपायर होगा, फिर कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एक्सटेंशन बाय रिलीज। एक्सटेंशन बाय रिलीज कहने का मतलब है कि डोमिनेट ओनर ने अपनी रिलीज कर दे कि वो, कहने का मतलब है एक्सटेंशन बाय रिलीज यानी कि डोमिनेट ओनर है, यानी कि मैं एक्चुअल ओनर हूं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने घर आज जाऊं ही ना। ठीक है ना। या फिर तालाब से मैंने पानी भरना ही छोड़ दिया, तो मैं ये इस केस में क्या हुआ, मैंने खुद से बेटा क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी में गया ही नहीं। ठीक है ना। उस प्रॉपर्टी को मैंने यूज ही नहीं किया, यानी कि उसका ईजमेंट को एंजॉय नहीं किया। यहां तक डाउट है बेटा किसी को? इसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी की टर्मिनेशन है बेटा। ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ लेना कि बी किसी ने अपनी नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी कि उसकी जो नेसेसिटी उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना। जैसे मुझे ऊपर के फ्लोर में जाना है, छत में, तो मैं छत में ना जाके नीचे ही कपड़े सुखा रहा हूँ, तो क्या हो गया आपका टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी। फिर आता है यूजलेस ईजमेंट। कई कई बार क्या होता है, जैसे ए ने बी को अधिकार किया डॉक्टर को कि वो डिस्पेंसरी का यूज कर सके। अब इस केस में क्या हो गया, बी ने संन्यास ले लिया, अब वो डॉक्टर कि संन्यास ले लिया, वो डॉक्टरशिप उसने छोड़ दिया, फिर मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने क्या करा, पढ़ाना छोड़ दिया, तो इसके आपके लिए वो क्या हो जाएगा, यूजलेस इज। ठीक है ना। तो इस केस में बेनिफिशियली किसके लिए नहीं हुआ, पेशेंट के लिए नहीं हुआ। सेम आपके केस में बेनिफिशियली आपके लिए, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस इजमेंट। ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, आपकी इजमेंट खत्म हो जाएगी। अब परमानेंट चेंज इन डोमिनेट हेरिटेज कहने का मतलब है एक का एक घर है जहां वो रहता है, अब उसके पास एक अधिकार है बी के लैंड के पास होते हुए। अब ए का जो घर है उसको डिमोलेटाइज यानी डिमोलिस्ट। डिमोलिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बताएगा कोई? गिरा देना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हाँ, कर देना। गिरा वेरी देना। गुड। वेरी गुड। डिमोलिश यानी कि एक तरह से उसको तोड़ दिया, गिरा दिया ट्रक उससे, बुलडोजर से। ठीक है ना। एक मिनी थिएटर को बिल्ड कर दिया गया। तो इसमें राइट ऑफ वे आपका एक्सचेंज हो गया। राइट ऑफ वे पता है ना बेटा, राइट ऑफ वे क्या होता है कि किसी डोमिनेट ओनर को सेवरेंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी को पास करते हुए जाना है, उसे राइट ऑफ वे बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है परमानेंट अल्टरेशन ऑफ सेवरेंट हेरिटेज। ये सब पढ़ोगे बेटा आप सब, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। ये बार बार रिपीट किया जाता है। एलएलबी का भी थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं हो रहे, पर अगर हुए आपके तो इसमें ये आएगा। वैसे मैं बता दूंगा एक क्लास लेके, टेंशन मत लो आप, मैं मार्क करा दूंगा। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी होंगे। इसके बाद देखो आप, परमानेंट अल्टरेशन ऑफ सेवरेंट हेरिटेज। ठीक है ना। अगर मान लो वाइस मेजर रीजन से सेवरेंट सेवरेंट हेरिटेज आपका डिस्ट्रॉय होता है, तो इस केस में आपका इजमेंट क्या है, एंड हो जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है आप कि आपके पास आपके एक लैंड थी, अब लैंड में एक रास्ता था यानी कि सड़क। ठीक है ना। अब सड़क में क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, सड़क आधी कट गई, या सड़क में छेद हो गया इतना बड़ा कि आप पास ही नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जो सड़क में होल हुआ है अर्थक्वेक से, उससे क्या हुआ, आप एज अ डोमिनेंट आप ओनर, तो ओनर सेवरेंट की हेरिटेज प्रॉपर्टी को पास तो कर ही नहीं पा रहा, तो इस केस में इसे क्या माना जाएगा, परमानेंट अल्टरेशन ऑफ सेवरेंट हेरिटेज। इसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन बाय आइदर ऑफ हेरिटेज। कहने का मतलब है किसी एक के घर का टूट जाए। अब किसी एक का घर कौन होगा, किसी एक का घर, लैंड प्रॉपर्टी कुछ भी मान लो आप, तो किसी एक का घर लैंड प्रॉपर्टी कैसे टूट सकता है, डिमोलिश कर दिया। ठीक है ना। डिमोलिश करने के बाद उसमें कोई थिएटर ओपन कर दिया। इसके बाद आता है यूनिटी बाय ओनरशिप। यूनिटी बाय ओनरशिप कहने का मतलब है मैं घर को पास करता हूँ। ठीक है ना बेटा, मैं, मेरा घर आखिरी में गली में, अब जो पिछले 10 घर है, 10 घर का मैं मालिक बन गया, मेरे पास इतना, मैं इतना अमीर हो गया, मैं मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर हो गया। मैंने कहा भाई अब मैं पिछले घर को ही खरीद लेता हूँ, सिंपल सी बात है। तो मैंने पिछले घर को खरीद लिया, तो इस केस में मेरा इजमेंट क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना।
इसके बाद आता है नॉन एंजॉयमेंट। इस केस में क्या होता है, ईजमेंट आपका एंजॉय नहीं होता 20 सालों तक, ठीक है ना। आगे ना बेटा, अगर आपका, हाँ मैंने आपको समझाया तो था, याद नहीं टॉपिक। अगर आपकी इंजॉयमेंट 20 सालों से बीच में नहीं कर पा रहे, कहने का मतलब, कुछ एक एग्जांपल बताया था मैंने कि एक पर्सन है, वो अपने विंडो से एयर और सनलाइट को ले रहा है। जब वो अपने घर के विंडो से एयर एंड सनलाइट को इजिली ले रहा था, जब तक उस बी का लैंड था। अब बी ने उसमें क्या कर दिया, घर खड़ा कर दिया। घर के खड़े होने से क्या हुआ, मुझे ना हवा मिल रही है ना रोशनी मिल रही है। जब मुझे हवा और रोशनी कब तक नहीं मिली, 20 साल के बीच में। अगर 20 साल के बीच में नहीं मिल रही तो मेरा क्या है, इवेंट टर्मिनेट है। और 20 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर वो खड़ा करता है, तो उस केस में मेरा इजमेंट का जो राइट है वो लाइबल है। मतलब उस केस में मैं उस रोशनी या फिर हवा को ले सकता हूँ, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा। टर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो, टर्मिनेशन ऑफ ईजमेंट या एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट। यहां तक क्लियर है बेटा। भगवती, देवेंद्र, सीमा, आगे चले हम। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा यहाँ पे किसी को? आगे चले बेटा, बताओ। यस वॉइस सर आ रही है चलिए। देवेंद्र आपको? हाँ सर, चलिए आगे चलिए। अब देखो, सस्पेंशन ऑफ इजमेंट। सस्पेंशन क्या होता है, जब आपका कोई लिमिटेड इंटरेस्ट है। सेकंड, देखो लिमिटेड इंटरेस्ट, देखो ध्यान से समझना। फर्स्ट, डोमिनेंट ओनर का कोई लिमिटेड इंटरेस्ट है तो आपका इजमेंट सस्पेंशन यानी कि खत्म हो जाएगा। या फिर सेवरेंट हेरिटेज का कोई, सेवरेंट ओनर का कोई इजमेंट, वो कोई क्या कहते हैं, ये लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो उस केस में भी आपका इजमेंट सस्पेंड हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा आपका, कि बोथ डोमिनेंट और सेवरेंट हेरिटेज एक हो गए, तो इस केस में इजमेंट क्या होगा आपका, सस्पेंड हो जाएगा। अब इसमें एक एग्जांपल से बताया, एक एक अधिकार है बी के लैंड को पार करते हुए जाना। अब इस केस में क्या हुआ, ए ने बी का जो लैंड है, ठीक है ना, उसको किराए पे वो रह रहा है 2 साल तक। तो इस केस में जो इजमेंट है वो 2 साल में खत्म हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? आगे चले हम। अब आता है रिवाइवल ऑफ ईजमेंट। मैंने आपको बताया बेटा, हमारा ईजमेंट कब तक होता है, किसी को आइडिया है बेटा? बताओगे भगवती आप, ईजमेंट को कितने सालों तक यूज कर सकते हो आप? बताओ बेटा, ईजमेंट को कब तक यूज कर सकते हो आप? सर ये तो लाइफ टाइम है ना सर। लाइफ टाइम तो है बेटा, पर विदाउट इंटरप्शन कब तक यूज कर सकते हो, मेरा क्वेश्चन है। सर विदाउट कम से कम 20 इंटरप्शन। साल अगर आप करेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। प्राइवेट प्रॉपर्टी में और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में 30 ईयर्स है। वेरी गुड बेटा। देवेंद्र, आ गया ना? सीमा आ गया बेटा आपको समझ में? यस सर। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप, मान लो अगर यूनिटी ऑफ ओनरशिप की बात की जा रही है, तो ईजमेंट सरवाइव होता है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, ठीक है ना। अब इसमें थर्ड पॉइंट वही सेम बता रखा है कि अगर 5 सालों के लिए हमने रेंट पे रहा है, तो वही ईजमेंट आपकी सस्पेंड कर दी जाती है। यहां तक क्लियर है बेटा? ईजमेंट का जो टॉपिक था आपका वो यहीं तक था। अब मैं लाइसेंस कराऊंगा, बस 15 मिनट का टॉपिक है, फिर खत्म लेक्चर। डाउट है बेटा रिंकू, किरण, किसी को अच्छे से आया समझ में ईजमेंट क्या होता है, डोमिनेंट हेरिटेज, सेवरिट? इसे मैं क्विक रिकैप बता देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। कि हमारा ईजमेंट क्या होता है, इसको 20 साल तक यूज किया जा सकता है विदाउट इंटरप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। 20 साल के बाद लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। ईजमेंट बेसिकली क्या होता है, एक राइट ऑफ वे होता है। राइट ऑफ वे यानी कि एक दूसरे की प्रॉपर्टी को पास करते हुए अपनी प्रॉपर्टी में आना। इसके बाद इसके कुछ ऑनर होते हैं। मेरे घर की प्रॉपर्टी का मैं डोमिनेंट ओनर माना जाऊंगा, दूसरे के घर की प्रॉपर्टी का ओनर कौन माना जाएगा, सेवरेंट ओनर माना जाएगा। हेरिटेज की बात की जाएगी तो लैंड, जो एक्चुअल लैंड है, ओनर, जो डोमिनेंट ओनर का लैंड है उसे डोमिनेंट हेरिटेज बोला जाएगा। जो सेवरेंट ओनर का लैंड है उसे सेवरेंट हेरिटेज बोला जाएगा।
इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं इसके, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, अपरेंट, नॉन अपरेंट। ठीक है ना। टाइप्स के बाद हमने पढ़ा था इससे इजमेंट बाय नेसेसिटी, कॉजी इजमेंट, पर्टिकुलर इजमेंट और प्रिस्क्रिप्शन इजमेंट। चार तरह के इजमेंट पढ़े थे। चार तरह के इजमेंट के बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सटेंशन और टर्मिनेशन ऑफ इजमेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है किसमें, एलएलबी के एग्जाम में। ठीक है ना, कि इजमेंट को खत्म कब किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद देखो इजमेंट को खत्म करने के बाद आपका क्या आता है कि रिवाइवल कैसे कर सकते हैं, सस्पेंशन कैसे होगी इजमेंट की। ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, आपका जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक में क्या था, हाँ इतना ही था बेटा। ठीक है ना, रिवाइवल। अब आगे चले हम बेटा, किसी को डाउट है इसमें, देवेंद्र, सीमा, भगवती, रिंकू, किरण, इजमेंट अच्छे से आ गया, डाउट है किसी को? इजी टॉपिक है बहुत। बोलो बेटा, डाउट है किसी को? आगे चलिए सर। अच्छे से आ गए ना सीमा? अगर मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूं तो बता दोगे ना बेटा? बेसिक टर्म ही पूछूंगा बट डोमिनेट और सेवरेट ओनर। ओके सर। ठीक है ना। मेरी क्लास में बेटा सैटरडे एक बार आप पढ़ लिया करो। ठीक है ना, और इसको पढ़ो, समझो बात को। जो छुट्टी ले रहे हैं ना, ये जो क्लास अटेंड नहीं करते, उनकी तो बैक एक सीरीज में आएगी। ठीक है ना, वो सेकंड ईयर पास भी नहीं हो पाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है ना, वो सेकंड ईयर में फिर बैठ जाएंगे दोबारा से। इसके बाद देखो लाइसेंस क्या आता है। अब लाइसेंस एक टॉपिक है, लाइसेंस को समझने से पहले, ठीक है ना, लाइसेंस तो बेटा हमें आता ही। ठीक है ना, एक मिनट यार, ये लाइसेंस अगर मैं होमवर्क में भी दूंगा तो आप होमवर्क में भी इसे कर सकते हो, 2 पेज का है। मैं लाइसेंस से पहले बेटा एक टॉपिक समझा देता हूँ आपको। अब वो टॉपिक क्या कहना चाहता है देखो आप। हाँ, इसमें आता है टॉपिक आपका, हाँ, डिफरेंस बिटवीन ईजमेंट एंड लाइसेंस। यहां तक क्लियर है? पहले मैं डिफरेंस समझा देता हूँ ईजमेंट और लाइसेंस के, ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। ईजमेंट की में क्या आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, वहीं लाइसेंस में क्या आपके पास एक पर्सनल राइट है। ईजमेंट क्या है, राइट एंड रेम है, कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। कहने का मतलब एक मूल अधिकार। ईजमेंट कहने का मतलब है मूल अधिकार है पूरे होल वर्ल्ड में कुछ भी यूज करने का। लाइसेंस में क्या होता है, लाइसेंसी के पास एक अधिकार है पर्सोनम का। पर्सोनम यानी कि जब लाइसेंस और लाइसेंसनी, पर्सोन पर्सोनम कहने का मतलब है जब पार्टी उसको राइट देगा। क्लियर है ना बेटा? ईजमेंट में क्या कोई पार्टी होती है? हमने पार्टी तो पढ़ा नहीं। डोमिनेट और सॉवरेन पार्टी होती है, पर उसमें जो अधिकार वो कौन देता है? कोई भी नहीं दे रहा। ठीक है ना। पर लाइसेंस में क्या होता है, आपका अधिकार कौन देता है? लाइसेंसर देता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो ईजमेंट क्या, आपका इंटरेस्ट इन लैंड है जो काफी लंबे समय तक चलेगा यूज करने के लिए। मैंने आपको बता दिया बेटा, ईजमेंट क्या है, 20 सालों तक विदाउट इंटरप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन हम यूज कर सकते हैं। और अगर 20 सालों के बाद की बात आई, ठीक है ना, 20 साल के बाद की बात है, तो 20 साल के बाद उसे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अगर 20 साल के बीच में कोई इंटरप्शन आ गया, तो जो इंटरप्शन आ रहा है उस इंटरप्शन से क्या होगा आपका, इंटरप्शन अगर आ गया, ठीक है ना, 20 साल के बीच में, तो आप प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप उसमें एविडेंस मतलब ईजमेंट, जो ईजमेंट है वो ईजमेंट आपको 20 साल के बाद का अधिकार दे रहा है, इंजॉयमेंट का। ठीक है ना। इसके बाद देखो लाइसेंस में क्या बोला गया, एक परमिशन होता है लैंड को कभी भी रिवोक यानी कि वापिस किया जा सकता है। ठीक है ना, कभी भी वापिस किया जा सकता है। इसके बाद देखो आप पॉजिटिव और नेगेटिव और ईजमेंट मैंने आपको बताया था। ईजमेंट क्या होता है, जैसे अपरेंट और नॉन अपरेंट पढ़ा था ना बेटा। अपरेंट में क्या होता है, एक केयरफुल इंस्पेक्शन होता है। पर नेगेटिव में क्या होता है, नॉन नेगेटिव को नॉन अपरेंट ईजमेंट कहा जा सकता है, जिसमें इंस्पेक्शन इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है ना। तो बेसिकली इजमेंट कहने का मतलब है कि आप कोई सी भी प्रॉपर्टी को अगर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम इजमेंट में, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। यानी कि अगर मुझे रास्ता पार करना है तो मेरे लिए फ्रीली है, तो पॉजिटिव।
और कोई कंस्ट्रक्शन बैरियर लगा दिया उस पे, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट लाइसेंस में क्या होता है, आपका पॉजिटिव करेक्टेरिया रहता है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? डिफरेंस बिटवीन ईजमेंट एंड लाइसेंस आया सबको समझ में? यस सर। अब देखो, सेकंड बुक का ये लास्ट टॉपिक था, ईजमेंट। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ईजमेंट के बाद एक लाइसेंस आता है। ठीक है ना। लाइसेंस में देखो आप, सेक्शन ये 52 में आता है। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगता है। ठीक है ना। लाइसेंस को मैं सब वो रेंट मान सकते हैं बेटा। ठीक है ना, लाइसेंस आपका रेंट होता है, ऐसे समझ लो आप। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक अधिकार दिया, ठीक है ना, कुछ राइट का, कुछ कंटिन्यू करने का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, समथिंग का, जो जो कि अनलॉफुल है, कब? ग्रांट के एब्सेंस में। इस राइट को क्या बोला जाता है? लाइसेंस। ठीक है ना। अब ये राइट इंस्ट्रूमेंटरी राइट और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी को अमाउंट नहीं करता। ठीक है ना। इसके एसेंशियल्स क्या क्या है बेटा, आप ध्यान से समझना आप। लाइसेंस क्या होता है? एक ओनरशिप होती है, लैंड की ओनरशिप से कम कनेक्टेड नहीं किया जा सकता। इसे राइट इन पर्सोनम कहा जाता है। अब राइट इन पर्सोनम क्या होता है? जब एक पर्सन राइट देता है, पर्सन राइट देता है, यानी कि लाइसेंसर। ठीक है ना, लाइसेंसर किसको देगा? लाइसेंसी को राइट देगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है। ये स्क्रीन तो विजिबल है ना बेटा सबको, भगवती देवेंद्र? हाँ सर। ये फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? पोर्ट्रेट तो नहीं दिखाई देता ना आपको कोई भी क्लासेस में? बताओ बेटा, फुल स्क्रीन ही दिखाई दे रही है ना स्क्रीन आपको? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखो आप, बेसिकली आपका लाइसेंस का दूसरा एसेंशियल क्या कहता है? आपको एक परमिशन दी जाएगी। ठीक है ना। आपके पास जो अधिकार आया यूज करने का, वो परमिशन के बाद आया। परमिशन कौन देगा? लाइसेंसर देगा। अब ये लाइसेंसर कभी भी इस परमिशन को रिवोक कर सकता है, बंद कर सकता है। जैसे आप रेंट में रहते हैं, तो अब मकान मालिक को अच्छा ही नहीं लगा बेटा, आप काफी नशा करते हैं, नशा करते हैं, कोई टेररिस्ट का काम कर रहे हैं, तो भाई मकान मालिक को डाउट हुआ, तो वो क्या कर सकता है? आपको निकाल सकता है। तो इस केस में क्या होगा? लाइसेंस आपका रिवोक हो जाएगा। रिवोक यानी कि बंद करना है, वापिस कर देना। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि लीगल होता है। लाइसेंस आपका लीगल एक्ट के लिए होना चाहिए, अनलॉफुल एक्ट के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप किसी के घर में रेंट पे रहते हो, तो लीगली रहे। ये नहीं कि कोई उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। अब इलीगल एक्टिविटी में मैं क्या कह सकता हूँ? जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप को इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना, टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, बम बनाना कुछ भी, या किसी का मर्डर का सोच रहे हैं, थफ्ट का सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर। अब लाइसेंस आपका रिमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ठीक है ना। अब देखो, रिवोकेशन कैसे कैसे की जा सकती है। रिवोकेशन यानी कि बंद करना या फिर वापस ले लेना। लाइसेंसनी ने अपने एक्सप्रेस इम्प्लॉयड रिलीज कर दिया, लाइसेंसनी नहीं चाहता, ठीक है ना, रेंट जो टीनेंट है वो घर पे रहना नहीं चाहता, किराएदार घर पे रहना नहीं चाहता, तो लाइसेंस उसी समय, रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखो, फिक्स पीरियड के बाद एक लाइसेंस खत्म हो गया, रेंट एग्रीमेंट जैसे आपका 1 साल का होता है। अब 1 साल के बनने के बाद किराएदार घर पे नहीं रह सकता। अगर उसको वापिस से रहने, तो क्या बनाना पड़ेगा? दोबारा से रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक कॉज प्रिसीडिंग द ग्रांट ऑफ लाइसेंस द ग्रांटर हिमसेल्फ ceases टू हैव एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है, अगर कोई आपको किराए पे रख रहा है, मकान मालिक नहीं चाहता, मकान मालिक ने किसी और को प्रॉपर्टी के लिए देख लिया जो अच्छा रेंट पे कर रहा है, तो उस केस में भी आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया, किराएदार की मर्जी है, इच्छा है, वो नहीं रहना चाहता, टाइम पीरियड खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट में टाइम पीरियड आपका खत्म हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है कि आपका कंडीशन वाइड हो गया, यानी कि परफॉर्मेंस नॉन नॉन परफॉर्मेंस हो रही है। फिफ्थ पॉइंट कहता है आपका जो लाइसेंस है डिस्ट्रॉय परमानेंटली अल्टेड हो गया बाय वाइस मेजर। ये वाइस मेजर क्या है बेटा? बाय सुपीरियर फोर्स। बताओगे बेटा सीमा देवेंद्र कोई? बताओ बेटा, वॉइस आ रही है?
बताओ बेटा देविंदर सीमा, वाइस मेजर का मतलब क्या है? सर आप बता दीजिए। लॉ ऑफ थॉट में पढ़ा था ना बेटा, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में ओके फ्लड, ओके। अर्थक्वेक, सुनामी। हाँ जी हाँ जी ठीक है। सर। तो देखो आपकी जो प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रॉय हो गई या परमानेंटली बदल दी गई, कैसे? एक्ट ऑफ गॉड से। लॉ ऑफ थॉट में पढ़ा था मैं। तो इसमें लाइसेंस क्या होगा आपका? टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखो लाइसेंस क्या हो गया, अब जैसे जो ऑनर है वो खुद ही घर पे रहने लग गया, ठीक है ना, तो लाइसेंस खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखो इसमें 7 पॉइंट क्या कह रहा है, 7 पॉइंट कह रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे हम। लाइसेंस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी जाती है। अब उसको अगर इम्प्रैक्टिकल हो गया, अकम्पलिश हो गया, ठीक है ना, तो उसमें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लाइसेंस अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिस के लिए है, और ऑफिस अगर बंद कर दिया गया तो उस समय लाइसेंस भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर लाइसेंस को हमने 10-20 सालों तक यूज नहीं किया तो लाइसेंस क्या होगा आपका? सीज टू हैंड हो जाएगा। इसके बाद देखो लाइसेंस कम्स टू एंड कब होगा? जब मेजर लाइसेंस इटसेल्फ टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल है बेटा, इसको पढ़ लेना है। कि ए ने लाइसेंस बी को दिया फैक्ट्री क्वार्टर में रहने के लिए, अब ए ने जॉब ही छोड़ दिया तो उसका लाइसेंस खत्म। लाइसेंस बेसिकली एक रेंट एग्रीमेंट की तरह होता है बेटा, ठीक है ना, रेंट में रहना। तो मालिक ने नौकर को घर में रहने के लिए दिया फैक्ट्री में। अब इसमें क्या हुआ, नौकर ने जॉब ही छोड़ दिया। अब बेटा नौकर जॉब छोड़ देगा तो क्या घर खाली हो नहीं हो जाएगा? खाली हो जाएगा, तो उसमें लाइसेंस खत्म हो जाएगा। इसमें इसका दूसरा एग्जांपल दे रहा है कि जो ऑनर है बिल्डिंग का, उसने बी को यूज करने के लिए दिया है होटल, ठीक है ना। बी ने क्या करा, बिल्डिंग बना दी इसमें, तो इसमें क्या होगा? लाइसेंस टर्मिनेट हो गया। दिया था होटल बनाने के लिए, बना रहा है बिल्डिंग। अब इसके बाद देखो आप, अब आपका आता है लाइसेंस ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर खत्म है बेटा टॉपिक, ठीक है ना, पूरा का पूरा। लाइसेंस ट्रांसफरेबल कब कब होता है? जब आपका लाइसेंस एक पब्लिक प्लेस में है, ठीक है ना। ट्रांसफरेबल कहने का मतलब है, सेम वही बेटा ईजमेंट का ही टॉपिक है, ठीक है ना, एक लैंड से दूसरे लैंड में पास करना, ठीक है ना, लोकल यूसेज के लिए। जैसे एक एग्जांपल बताया कि बी ने क्यू को ग्रांट किया कि राइट टू वे करे पी के फील्ड में जब भी उसकी इच्छा हो, तो इस राइट को प्रॉपर्टी क्यू के नहीं माना जाएगा। ये राइट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट कहता है ट्रांसफर बाय लाइसेंसी, यानी कि एक जनरल रूरल लाइसेंसी के पास कि वो लाइसेंस को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये जो ट्रांसफर है आपका, ये एक ट्रांसफरेबल होता है, इजेक्ट किया जा सकता है। अब देखो आपका आता है ये पॉइंट, इसको मैं केस स्टडी से बता दूंगा बेटा, सिंपल। लाइसेंस को रिवोकेबल नहीं, कब नहीं किया जा सकता? जब आपका लाइसेंस कपल होता है इंटरेस्ट के साथ जिसमें लैंड बाइंडिंग है, तो इस केस में लाइसेंस में जो प्रॉफिट है वो इररेवोकेबल होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है बेटा आपका इररेवोकेबल यानी कि बदला नहीं जा सकता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपके घर में बिजली वाला है, ठीक है। अ, जैसे वाईफाई की तारें होती है बेटा, ठीक है ना। वाईफाई की तारें क्या होती है? अर्थ के नीचे से होती है, अर्थ के नीचे यानी कि जमीन के नीचे से। कोई भी बिजली का काम किया जाता है, जैसे बिजली का कनेक्शन, टावर लगता है ना बिजली का, तो टावर लगाने के लिए क्या होता है, वायरिंग को नीचे से डाला जाता है। तो जो वायरिंग नीचे से डाली जा रही है, क्या इस चीज को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका लाइसेंस वन इरेवोकेबल। इसमें क्या है, आप हम अर्थ को काट भी सकते हैं, उसमें टिम्बर को कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप एग्जांपल से समझाए, दो कंपनीज है एक्स और वाई, उनके पास लैंड है एक साथ जुड़ा हुआ। अब ये जो एजेंट है उनमें कॉमन होगा, जिसने बिल्डिंग को बनाया है, जिसमें टैंक, जिसमें एक्स के लैंड को यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली कहा क्या गया है, लाइसेंस व्हेन इन इरवोकेबल, रिवोकेबल होता है जिससे बदला जा सकता है, और रिवोकेबल होता है जिससे बदला नहीं जा सकता। तो देखो इररिवोकेबल कहने का मतलब है कि सेम लैंड में दो प्रॉपर्टी बना दी गई, ठीक है ना। आपका सेम लैंड है, अब सेम लैंड में क्या हुआ, दो घर बना दिए गए हैं। जो जो सेम लैंड में दो घर बनाए गए हैं बेसिकली, ये जो दो घर हैं, ये दो घर किससे बिलोंग कर रहे हैं? दो डिफरेंट पर्सन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो दो डिफरेंट पर्सन से बिलोंग कर रहे हैं,
वो सेम एक ऑनर ही की तो है, ठीक है ना। तो ये आपका केस स्टडी रैमसन वर्सेस डायसन में आता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? मतलब मैं ना कट करूँ ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया, समझ, ठीक 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 ठीक। किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक? आगे चले हम। बताओ बेटा, सीमा, देवेंद्र, भगवती, किरण, रिंकू, किसी को डाउट है? आगे चलिए सर। अब बेटा टॉपिक आपका यहीं फिनिश है, ठीक है ना। लास्ट देख लो आप, लास्ट पेज, इसके आगे कुछ खुल नहीं रहा है, ठीक है सीमा। तो यहाँ तक किसी को डाउट आया बेटा? ये नोट्स काफी अच्छे लगे कि नहीं लगे आपको? इजी कवर हो जाएगा इजमेंट एक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं एक चीज टॉपिक दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्लास को हम क्लास 12 बजे कैंसिल करेंगे पूरी अपनी आज। अब बेटा आता है एविडेंस, यानी कि थर्ड बुक है, ठीक है ना। थर्ड बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें सेक्शन को कवर अप करेंगे। जो जो थर्ड, अब बेटा अब आपका सेकेंड ईयर जो एलएलबी का कोर्स है अब स्टार्ट हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब आप असली एडवोकेट की पढ़ाई करेंगे। अभी तक तो बेसिक बच्चों सर वाले एडवोकेट की पढ़ाई थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो 1 जुलाई से एनफोर्स हो रही हैं, तो ये क्या नई बुक्स होंगी, कमेंट्स, या नहीं फिर नहीं वही नहीं, चलेंगी? पुरानी है बेटा, पुरानी चलेगी, ये ठीक है ना। 100% आपको, श्योर है सर? हाँ बेटा 100% श्योर है। ये क्वेश्चन बैंक भी मैम से मैंने मांग लिया आज। आपका ओके सर, पेपर जो थैंक होगा यू। एमसीक्यू ही होगा। एक बार मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, एक बार ध्यान से देख लो बेटा स्क्रीन में, टैक्सेशन का है, ठीक है ना। ये मैं सब दूंगा पढ़ाने के बाद। ये आपका क्रिमिनल का है, प्रोसीजर का। ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का है। ये आपका सिविल का है, तो मैं अभी से देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बेटा। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का है, मैं अभी भिजवा देता हूँ उसे, ठीक है ना, मैम से बोल के। और ये लॉ ऑफ एविडेंस का है। तो बेसिकली हमने क्या क्या किया अभी, किसी को आइडिया है कुछ? हमने कौन कौन सी बुक कवर कर ली है बेटा? देखो ना बेटा, ये सीमा वही टॉपिक है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट टू। तो आज मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट टू भिजवा दूंगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भिजवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर यही ये है दो बुक। ऑब्जेक्टिव ही आएगा इस बार हाँ भी? हाँ, ऑब्जेक्टिव ही है बेटा, एमसीक्यू ही है, ठीक है अच्छा। ना। आप लकी हो बेटा जो एमसीक्यू आ रहा है। अगर आप कहीं और से कर रहे होते, डीयू या आईपी से, तो उसमें क्या होता है, जो आपका एक पेपर होता है वो कैसा होता है, रिटर्न होता है। अब रिटर्न क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है ना। रिटर्न इजी नहीं होता, पेपर कभी भी इजी नहीं होता। अब देखो आप, यहां तक डाउट है बेटा? किसी को समझ में आया? बताओ देवेंद्र, करो आंसर। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है ना, क्लियर हुआ एविडेंस? कोई डाउट है वो ईजमेंट एक्ट में? सॉरी, सर वो अभी हम क्या, हाँ। सर वो फ्रूट तोड़ के ले जाएगा तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कुछ? अरे बेटा, जो फ्रूट तोड़ के ले जा रहे हो ना, इसको बात को समझो, ठीक है ना। टू नेल अ फ्रूट। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, आप बगिया में जाते हो रिंकू? आपका गांव हाँ होगा, तो हाँ। गांव में बगिया में जाके क्या आप किसी के घर खेत में जाके फ्रूट तोड़ के ले आओगे? तो उसको पता अच्छा चलेगा अच्छा। क्या? हाँ आए ये समझ में? मैं नहीं, मैं ठीक है ना। मेरी छत पे से तोड़ ले जाते हैं। नहीं, छत, आपकी छत से तोड़ के ले जाते हैं? हाँ वो पड़ोसी मेरे, तो मैं कहा तो बेटा परेशान उसके कर लिए एक रखा डंडा, उसके लिए फिर एक डंडा रख लो आप, ठीक है ना। मेरे जब मैंगो दिखे, तोड़ ले गए। तब जब दिखे तो मारना शुरू कर देना उसे, ठीक है। ठीक। वैसे तोड़ना नहीं ले जा सकते, ठीक है ना, तोड़ नहीं सकते। ये आपका लॉ ऑफ टॉर्ट में भी हमने पढ़ा था कि डैमेज नहीं हो सकती, ठीक है ना। बट ईजमेंट में क्या कहता है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप 20 साल के अंदर अप्लाई कर देंगे तब तो आप नॉट लाइबल है, ठीक है ना। हम्म। बट 20 साल के बाद आप लाइबल हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब बेसिकली, बेसिक आप समझो, नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। ठीक। आप यूज कर सकते हो। यूज करने का मतलब है, अगर आप ओनर हो, अगर आप खुद के फ्रूट उसको दे रहे हो खाने के लिए, एज अ गिफ्ट दिया आपने, तो आप दे सकते हो। पर अगर आप वो आपकी बिना मर्जी, बिना परमिशन से तोड़ के ले जा रहे हैं, तो नहीं ले जा सकते, ठीक है ना।
यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? बताओ बेटा, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। भगवती क्लियर है? इवेंट अच्छे से आया समझ में? देखो यही सिलेबस है बेटा सीमा, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में? यही यस सर, दिख रहा सिलेबस, है। ठीक है ना? यही चलेगा बेटा। आप खुद सोचो ना, अगर मान लो 1 जुलाई का आ गया तो कितने ही बच्चे पेपर देते हैं यार, ठीक है ना? और कितने ही बच्चे फिर पढ़ाई दोबारा से करेंगे? तो यही सिलेबस है और यही सब कुछ आना है। पेपर 1 ये आएगा, जूरिडिक्शन, जूरिस्प्रूडेंशन, ये मैंने आपको दिखाया अभी क्वेश्चन बैंक में। क्रिमिनल प्रोसीजर भी दिखाया। एविडेंस, प्रॉपर्टी लॉ हमने कर लिया, ठीक है ना बेटा? पूरा हो गया कंप्लीट। इंडियन एनइसमेंट एक्ट आज मैंने करा दिया। तो हमने क्या क्या कर लिया मैं शो कर देता हूँ आपको। हमने बेटा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट करा था जनवरी के मंथ में। फरवरी में, मार्च काउंट नहीं करूंगा ये हफ्ता। फरवरी के मंथ में मैंने प्रॉपर्टी एक्ट करा दिया बेटा। अब मुझे बताओ, लॉ ऑफ एविडेंस ही कराना है ना मुझे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बताओ बेटा सीमा देवेंद्र नेक्स्ट क्लास से। हाँ सर, यही कराइए। हाँ जी सर, ठीक है यही ना? करा दीजिए। लॉ ऑफ एविडेंस समझाता हूँ, ठीक है ना? लॉ ऑफ एविडेंस के बाद मैंने आपको पहले ही बोला मैं टैक्सेशन कराऊंगा, ठीक है ना? टैक्सेशन आपने पढ़ा नहीं है और टैक्सेशन बहुत अच्छा है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जब मैं टैक्सेशन और ड्राफ्टिंग कराऊं तो क्लास को एक बार अटेंड करना, ठीक है ना? इधर ऑफलाइन। सर एक डाउट है, ये ड्राफ्टिंग का बोलो कौन बेटा। सा पेपर होगा? वो जो 8 ड्राफ्टिंग पेपर है जैसे उसमें लीगल, तो हाँ ड्राफ्टिंग का लीगल, नाम ही जैसे नहीं है। आपने बेटा लीगल लैंग्वेज दिया था फर्स्ट ईयर में, हाँ जी सर। यस सर। तो सेम वही फर्स्ट ईयर का पेपर जैसे लीगल लैंग्वेज आया था, बट वैसे ड्राफ्टिंग होगा। नहीं सर, जो ड्राफ्टिंग सिलेबस बट, दिया है, सिलेबस हाँ में 8 एग्जाम्स हैं और उसमें कहीं ड्राफ्टिंग का कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। है बेटा। ये कहाँ पर? ड्राफ्टिंग अगर ये प्रैक्टिकल है, हाँ प्रैक्टिकल है, देखो ये एग्जाम नहीं, अच्छा। प्रैक्टिकल है, आए समझ में? अच्छा, प्रैक्टिकल है ये। हाँ, अब इसमें क्या होगा देखो आप, मैं समझा देता हूँ। ये क्या कह रही है, जो कोर्स है ये थॉट किया जाएगा आपको क्लास इंस्ट्रक्शन से, इसमें आपका प्रैक्टिकल किया जाएगा, ठीक है ना? जैसे आप गए थे प्रैक्टिकल देने सब, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में तो आपसे यहाँ बिल्कुल ढंग से होता ही नहीं है सर। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वीनियंस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना? कि कैसे ड्राफ्ट बनाया जाता है, क्या प्लीडिंग होती है, क्या क्या कन्वीनियंस होते हैं, ठीक है ना? ओके और सर। ढंग हाँ से जी। कहने का मतलब पता है क्या? देखो सीमत, बात को समझना आप। जो प्रैक्टिकल है ना, आपकी कोर नॉलेज को चेक किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका ढंग से हुआ नहीं, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं उस चीज की, ठीक है ना? जैसे लीगल लैंग्वेज हमने पढ़ा था, लीगल लैंग्वेज में आपके आर्टिकल लेटर्स थे, तो क्या आपको आर्टिकल लेटर्स नहीं आते बनाने? सेम आप जब एडवोकेट की प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट के अंदर काम करेंगे और जब इंटर्नशिप करेंगे, तो इंटर्नशिप में आपको यही करना है बेटा, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग। ड्राफ्ट बनाने, प्लीडिंग नहीं, प्लीडिंग कन्विंसिंग तो थ्योरी पार्ट है, ड्राफ्ट बनाने, ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? अब इसके बाद हम आगे चलें बेटा। लॉ ऑफ एविडेंस में क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? जो आपका ये था, एक मिनट, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। हाँ, ये जो आपके क्या है, ये मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट टू, और क्या था ये ये भिजवा देता हूँ बेटा, ठीक है ना? आपके ग्रुप में भिजवा देता हूँ। ठीक है ना बेटा? प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से। हम्म। ये कितने पेजेस के हैं? ये 34 पेजेस के हैं, इनको अच्छे से गो थ्रू करना है। एग्जाम में यही आते हैं ज्यादातर, ठीक है ना? जैसे फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में सेम यही पूछा गया था। अब बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ बेटा सीमा देवेंद्र। नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम इतने रखें, यस सर। ठीक है बेटा? तो एक एक करके आप लेफ्ट हो सकते हो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है बस बेटा। सर। बाय बेटा, बाय।
रिंकू वो लेफ्ट हो। सर, हाँ बेटा बोलो। वो मेरे पास पिछले बार की क्लास के वो भेज देना, वो डिलीट हो गए। अच्छा मैं सब भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है आप। ठीक। ठीक है बेटा, हाँ। लेफ्ट हो सकते हो बेटा आप क्लास से।